जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? यस सर। क्या हाल है आतिफ, ठीक हो? जी सर, आप बताएं, ठीक है। अल्लाह का कर रहा है। क्या कह रहे आतिफ? सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपका तो ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ? आज मैंने निकाल देने हैं। सर हमारा भी आज दिल नहीं जाने, करता फिर फीस देने का। ये मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत तंग किया है। आज मैंने क्लास के बाद जिस जिसकी फीस नहीं आई मैंने ऐसे कट देना है ग्रुप से। भाई कितना दिन हो गया अकेडमी स्टार्ट किया हुआ है? हफ्ता हो गया है ना? 10 दिन हो गए सर। यस सर। हाँ। तो एक्सक्यूज नहीं लोगों के खत्म हो रहे। बस अब मैंने जाना ऐसा सीधा जाना है। मुझे जाना 2-3 दिन का मैसेज कर देते। अब फिर मुझे मैसेज भेजते हो फिर शर्म आती है, 2-3 दिन बाद बंदा क्या मैसेज करे। अब मैंने इनको रिमूव कर दिया करना। बस स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट तक सब ऑनलाइन हो जाए। डॉक्टर जोहा, यस डॉक्टर जोहा, सर। मैं ये जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कितने हैं ये 2 से 3 दिन वाले, कितने लोग हैं जी जरा। एक मिनट सर। नाम ना बताइएगा, वैसे इनके मुझे नंबर बताएं जरा जी इनके, जी मैं सर। क्लास के बाद देखूँ तो सही ना। यार इसमें कैलेंडर निकालो, जल्दी जल्दी। बीके निकालो। सर 6 स्टूडेंट हैं। 6 लोग हैं जो 1 से 2 दिन वाले हैं। जी सर। जी और जी टोटल सर। कितने दिन की फीस नहीं आई? सर जिन्होंने 1-2 दिन में देनी थी वो 3 स्टूडेंट हैं और टोटल 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पे नहीं की। और जो मैंने 3 बार मिनिमम ऐड किए हैं वो अंदर ऐड किया है? जी सर उनको मिला के 7 स्टूडेंट बनते हैं टोटल। चलो, आज एक क्लास के बाद ना अपने रिमाइंडर देना, फिर मैं उसको कॉल करूंगा। तो फिर इनकी मुझे आपको साथ साथ मैं रखाऊंगा, तो इनको साथ साथ जी ओके सर। यार ऑन कर दे इसे, ऐसे ऑन कर दो। ये आपके लोगों की यूनिवर्सिटी के काम क्यों नहीं खत्म हो रहे? ये जो है IMU वाले। सर ये महीना और चलेंगे अभी। नहीं तो सर ये जी वो ना 17 तारीख की कन्वर्सेशन है इस वजह से। सर जी वो ना बच्चों को बुला बुला के कह रहे हैं कि अपने नंबर वगैरह चेक कर लें, नाम वगैरह ना। तो आज पहले 10 ग्रुप थे, कल अगले 10। वो इस तरह से 4-5 दिन हैं ये। अच्छा, जी सर। आज फर्स्ट 10 ग्रुप्स के थे। चलें यस जी सर। तो हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? चलो जी हम लोग पढ़ते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर है जी जी दो आज मिनट का। सर जी 2 मिनट सर जी 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा वो रिमोट दो यार। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी उसामा, क्या हाल है? सर ठीक ठाक सर, आप सुनाए क्या? अल्लाह का करम है। सर ये टेस्ट सेशन किस मंथ? यार ये मोस्ट प्रोबेबली पेपर से 1 महीना पहले स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर के मंथ से तकरीबन? हाँ जी, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। चलो सर ठीक है, कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम उस हिसाब से प्रिपेयर करवाएंगे आपसे, है ना? हाँ वो 100% ताकि सेशन टेस्ट दे होंगे, पाए सर। 100% होंगे, लेकिन वो देंगे वही जो लाहौर में होंगे। कोई बात नहीं सर, आपकी लाहौर की ऐसी कौन सा बच्चा है, लाहौर को सा फेवरेट है। चलिए स्टार्ट करें जी। तो जी हाँ, सब स्टार्ट कर दें। यस सर। तो चलो जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा टॉपिक है जी, कल हमने डायबिटीज की थी। तो डायबिटीज की, टाइप 1 डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। डॉक्टर जोहा, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज वीडियो? यस सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि अगर आपको आवाज वीडियो क्लियर आ रही है ना, इसका मतलब दुनिया में सब ठीक जगह पे जा रही होगी, जितना डेवलप इलाका है आपका। यस सर, ऐसे ही है। चलो, तो आगे लिखें जी। वो मेरा एक दोस्त था ना, उसको मैंने कहा कि यार ये बॉस्की का सूट भी सिलवा लो ना। तो वो भी कोट अद्दू से था। कहता साजी ये बॉस्की पा के बाहर नहीं निकल सकते होते ना, इन्नी मिट्टी है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? नो सर, ऐसा भी नहीं है। अच्छा चले। तो आगे लिखे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है जी? कि जो, हालांकि जो दोनों डायबिटीज में हो सकती है, टाइप 1 में भी, 2 में भी, लेकिन ज्यादा चांसेस के टाइप 1 डायबिटीज में होते हैं। किस वजह से होती है? जब आप पेशेंट पेशेंट जो है वो, या इंसुलिन सडन बनना बन सडन पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन खत्म हो गई है, ठीक है, और पता ही फर्स्ट टाइम चला पेशेंट को, या पेशेंट पहले इंसुलिन ले रहा है तो अंदर उसने ट्रीटमेंट इंसुलिन लेना बंद कर दी। तो मतलब क्या जी? या तो उसका फर्स्ट टाइम डायग्नोज ही टाइप 1 डायबिटीज हुआ इसलिए डीके के साथ आया, या उसको जो है वो इंसुलिन की कॉम्प्लायंस अच्छी नहीं है, मतलब इंसुलिन लगा नहीं रहा, पुअर कॉम्प्लायंस है, पेशेंट का कॉम्प्लायंस गुड नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, इंसुलिन को लगा नहीं रहा। या फिर ये है कि इंसुलिन भी लगा रहा है, बॉडी में कोई स्ट्रेस हो गई है, तो इंसुलिन लगा रहा है लेकिन स्ट्रेस हो गया। वो स्ट्रेस क्या हो सकती है? कोई इन्फेक्शन हो गया। मोस्ट कॉमनली लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो डीके ज्यादातर, अगर हम बात करते हैं कि एक पेशेंट इंसुलिन भी लगा रहा है फिर भी डीके हो गया, मे भी उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड चल रहा है, वो स्ट्रेस कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसा नमोनिया हो जाता है साथ, और डीके हो गया, जैसा पेट खराब हो गया, ठीक है, कोई सर्जरी हो गई कोई, स्ट्रेस वो किसी भी वजह से हो सकती है ना, वो किसी सर्जरी की वजह से हो सकती है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ठीक है, तो या कोई ट्रॉमा हो गया। ये सारी कंडीशंस जो है वो क्या करती हैं पेशेंट में, टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में स्पेशली डीके कर सकते हैं। अल्कोहल, शराब पी ली, उसकी वजह से शादी के ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आपको पेपर में आ जाए मोस्ट कॉमन जो है वो डीके का ट्रिगर फैक्टर क्या है, तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है? इन्फेक्शन। अच्छा, अब डीके हो गया, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था, कीटोन्स बनने लग जाते हैं। कीटोन्स 3 तरह के होते हैं, एक एसीटोन होता है जिससे फ्रूटी स्मेल आती है जिसकी वजह से मुंह के अंदर से, और बाकी जो है दो, वो भी क्या करते हैं। तो अब होता क्या है कि कीटोन्स जो होते हैं ये साथ साथ यूज भी करते रहते हैं बॉडी, लेकिन जब हमारे कीटोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, तो उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है,
उतना उनका यूज नहीं है जितनी प्रोडक्शन, तो वो कीटोन फिर क्या करते हैं, तो एसिडोसिस काज करते हैं। तो वो कीटोन्स क्या करते हैं जी, एसिडोसिस काज करते हैं। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होती है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। शैलो ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा सांस लेता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो एब्डोमिनल पेन, शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉमिटिंग, नाउजिया वॉमिटिंग, इससे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अगर अचानक उल्टियां करने लग जाए, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए, तो ये जो शैलो ब्रीदिंग है ना, इसे हमको स्मॉल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रीदिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो शैलो ब्रीदिंग को, एक तो होता है ना बंदा गहरा लंबा सांस लेता है, फुल सांस अंदर लेके जाता है, ये पेशेंट का जो सांस होगा थोड़ा सा अंदर लेके जाएगा फिर निकाल देगा, मतलब शैलो ब्रीदिंग होती है, कोई डीप ब्रीदिंग नहीं होती। तो कुछ स्मॉल साइन होता है जिसे हम शैलो ब्रीदिंग कहते हैं, कुछ स्मॉल, ठीक है। इसके अलावा जब एसिडोसिस होती है, तो पेशेंट वैसे जो है वो आपका क्या हो जाता है, उसके सेंसेशन जो होती हैं अपने पेशेंट की, वो मेंटल लेवल उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्टर्ड सेंसोरियम, जैसे हम आम अल्फाज में कह दें, पेशेंट अपने होशोवास में नहीं होता, ठीक है, तो बौंदल जाता है, तो लाइक अपने आउट ऑफ माइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डी, अच्छा, इसके अलावा बाकी डेफिनेटली शुगर भी हाई हो जाती है डीके वाले पेशेंट पे भी, तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ठीक है। तो ये जो है वो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स, और जब ज्यादा पेशाब आएगा तो डिहाइड्रेशन होगी, तो ये सारे फाइंडिंग्स हैं वो पेशेंट को जो है वो डेवलप हो जाएंगी। इवन पेशेंट को डेलीरियम डेवलप हो जाए। डेलीरियम बेसिकली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट की जो मेमोरी प्रॉब्लम और साथ में उसका जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो डेलीरियम। आपने देखा होगा कई लोग अस्पताल में जब दाखिल होते हैं, तो अस्पताल के अंदर किसी को पहचानते नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं फिर बेहतर हो जाते हैं, तो वो वक्ती तौर पे वो जो अस्पताल इन्होंने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, सोते बहुत ज्यादा हैं फिर, ठीक है, गनुदगी में रहते हैं, वो डिलीरियम होता है ना, हम साइकेट्री में पढ़ेंगे इसको, तो डिलीरियम हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डीके का क्राइटेरिया क्या है, कि हम कब कहेंगे डीके? जब पेशेंट की ग्लूकोज 250 से ऊपर हो, मतलब ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर हो, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। अच्छा, अब वो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसमें हमने क्या चेक करना है बेसिकली, हमने बेसिकली पेशेंट का जो है वो बाइकार्बोनेट आयन चेक करना है। नॉर्मली बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, अगर आप बाइकार्बोनेट आयन जो है वो अगर नॉर्मल वैल्यू आप इसकी देखते हो, तो ये आपको तकरीबन वही कोई 26 जो है वो 22 से 28 नॉर्मल वैल्यू है, एवरेज वही 24 से 26 है। तो अगर बाइकार्बोनेट आयन, जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है ना, कहते हैं ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल जो होगा वो कम होगा। कितने से कम होना चाहिए? 18 से। तो डीके हम कब कहेंगे? जब बाइकार्बोनेट आयन का लेवल लेस देन 18 हो, ब्लड शुगर लेवल 250 से होते हो जाए, 250 को क्रॉस कर दे ब्लड शुगर, बाइकार्बोनेट जो है वो 18 से कम हो जाए, मतलब 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक एक लफ्ज को रट्टा मार ले, अभी मैं समझा नहीं रहा, अनाइन गैप, अनाइन गैप इंक्रीज हो। अनाइन गैप जो होता है बेसिकली इसमें, अच्छा अभी फिर छोड़ दो इसको, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी आप बस इतना लिख लो, डीके में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, आप कहोगे हाई एनाइन गैप, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ये आप लोगों ने जरूर याद रखना। हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो नाइन गैप इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में डीके में आपके पेशेंट की जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है
जो नॉर्मली हमने पढ़ी थी 286 होती है एवरेज, वैसे 280 से 295 तक होती है अगर रेंज की बात की, तो सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसको रेड कलर में लिखो, सीरम ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती, इसको रेड कलर में लिखो ताकि आपको पता हो अंदर से डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर हो, बाइकार्बोनेट आयन 18 से कम हो जाए, अनायन गैप हाई हो। ये चार लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी काम आने हैं, इनको रटा मार लो इन चार लफ्जों को। हाई नाइन गैप हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, ब्लड शुगर 250 से क्रॉस की हो, ठीक है, और सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो, तो आप क्या कहोगे पेशेंट को? क्या है जी? जी ब्रोस, क्या है जी पेशेंट को? डीके। डीके है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, क्या डीके वाले पेशेंट में जब इंसुलिन इफेक्ट नहीं कर रही है, इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो क्या पोटाशियम हाई नहीं हो सकता? तो पोटाशियम हाई होगा जब ये इंसुलिन होता है। लगाएगा ये बंदा, तो पोटाशियम का लेवल हाई होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है, हाइपरकलेमिया भी होगा। अच्छा, अब डीके की मैनेजमेंट क्या है? वैसे तो इसकी मैनेजमेंट पूरी घंटा 2 घंटे लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपने अभी सिंपल क्या याद रखना है। फर्स्ट सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं, नॉर्मल सलाइन आपने पेशेंट को देना है, ठीक है। तो आपने नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देना है, प्लस साथ में आपने इंसुलिन देनी है। तो अगर आपसे पूछे बच्चे से मैनेजमेंट, तो आप क्या कहोगे? आईवी फ्लूइड्स प्लस जो है वो, प्लस आपकी इंसुलिन। इंसुलिन आपने रेगुलर जब भी कोई इमरजेंसी में हमने कोई इंसुलिन चलानी होती है ना, वो बेशक प्रेगनेंसी के अंदर किसी फीमेल को इंसुलिन लगानी पड़े या डीकेएमएल लगानी पड़े, तो आपने जब भी हॉस्पिटल सेटअप के अंदर इंसुलिन लगेगी, वो रेगुलर इंसुलिन लगेगी, ठीक है। कहीं पे भी आ जाती है कोई भी इमरजेंसी वाली कंडीशन, हॉस्पिटल एडमिशन पेशेंट के, तो रेगुलर इंसुलिन जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है, ठीक है। तो जिसका 6 से 8 घंटे टोटल इफेक्ट होता है, वही 2 से 3 घंटे के अंदर जिसका पीक होता है। तो पीक जो है वही 2 घंटे होता है और 6 से 8 घंटे मैक्सिमम इफेक्ट होता है। तो रेगुलर इंसुलिन आपने जो है वो स्टार्ट कर देनी है, साथ में फ्लूइड्स दे देने हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने जो मेक श्योर करनी है वो ये है कि जैसे अब मे बी डीके का पेशेंट आपके पास जब आया, वो उसकी शुगर थी जी 500, इतनी होती है यूजली शुगर, 250 से ऊपर होनी चाहिए आइडली, ये लोगों के 500 550 इतनी शुगर होती है। आपने नॉर्मल लाइन अटैच कर दिया, आइडली 3 लीटर नॉर्मल लाइन चला जाता है। अभी मैं आपको फर्दर डिटेल में नहीं बताऊंगा, 3 लीटर नॉर्मल लाइन चला जाता है, ठीक है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब पेशेंट की शुगर 250 से कम हो जाए, मतलब इंसुलिन भी तो साथ साथ चल रही है ना, जब पेशेंट की शुगर 250 से कम हो जाएगी, फिर हम नॉर्मल लाइन बंद कर देंगे, फिर हम ग्लूकोज की ड्रिप लगा देंगे। डेक्सट्रोज जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे 5% डेक्सट्रोज, क्योंकि पेशेंट की इंसुलिन चल रही है ना साथ, तो पेशेंट को जो है वो हमने अब अगेन मुझे मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बस अभी आप इतना याद रखो कि 250 से ऊपर जब तक है पेशेंट को हमने नॉर्मल लाइन लगा के रखना है, ठीक है, और साथ में इंसुलिन चलेगी। जैसे पेशेंट की शुगर 250 से कम होगी, हम उसकी डेक्सट्रो स्टार्ट कर देंगे और इंसुलिन चलती रहेगी, ठीक है। ये डेक्सट्रो स्टार्ट इसलिए की है। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल लाइन से क्या होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो पूरा होता है, नॉर्मल लाइन जो होता है सेल्स के अंदर नहीं जाता, वो जो भी आप लगाओगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होगा। नॉर्मल लाइन सेल के अंदर नहीं जाता, ये फ्लूइड सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो इसीलिए सेल के बाहर जो डिहाइड्रेशन होगी वो नॉर्मल लाइन से पूरी होगी। जो सेल्स के अंदर पानी की कमी है, जो जिसे हम इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन कहते हैं, वो नॉर्मल लाइन से पूरा नहीं होगा, वो डेक्सट्रोज से पूरा होगा। तो इसलिए 250 से जब शुगर नीचे आ जाएगी, तो हम डेक्सट्रोज पे पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे, 5% मतलब ग्लूकोज वाली ड्रिप पे पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, ये ग्लूकोज वाली ड्रिप से सेल के अंदर वाली जो हाइड्रेशन है, ये डेक्सट्रोज वाटर जो होता है ये सेल के अंदर जाता है, जो इसीलिए इससे इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन जो है वो पेशेंट की ठीक होगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन भी ठीक करनी है, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन भी ठीक करनी है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन 3 लीटर नॉर्मल साइज से ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। तो आपने जो है वो
इंसुलिन बंद नहीं करनी, 250 से नीचे आने पे डेक्सट्रोज अटैच कर देना है, और तकरीबन डेक्सट्रोज भी 2 से 3 लीटर आपको लगाना पड़ जाता है। तो आइडली डीके के पेशेंट को कितना फ्लूइड चला जाता है 24 घंटों में? तकरीबन 6 लीटर फ्लूइड चला जाता है। ठीक है, तो वो 3 लीटर नॉर्मल सलाइन के फॉर्म में शुरू में, बाद में 3 लीटर जो है वो डेक्सट्रोज के फॉर्म में। ये एक आइडियल सी सिचुएशन बता रहा हूँ, बाकी हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है, और साथ इंसुलिन चलती रहेगी। जी ब्रो, क्लियर है सब लोगों को? जी सर। अच्छा, एक और चीज, तो इसको वो कब हम कहेंगे पेशेंट डीके से आउट हो गया? जब पेशेंट की, अच्छा ये जो बाइकार्बोनेट आयन हमने चेक किया है, ये एबीजीज में चेक किया है या कौन सा टेस्ट में चेक किया है? ये एबीजीज में हमने चेक किया है। ये एबीजीज में हमने नॉर्मल साइन का लेवल चेक, वो उसमें बाइकार्बोनेट का लेवल चेक किया है। तो कब हम पेशेंट को जो है वो कहेंगे कि पेशेंट डीके से आउट हो गया? तो आपने कहना है जब पेशेंट की पीएच नॉर्मल हो जाए, मतलब पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बाहर आ जाए। तो जब पीएच नॉर्मल हो जाएगी, इसका मतलब है उसका बाइकार्बोनेट आयन ठीक हो गया, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस से आउट हो गया। ठीक है, और जो कीटोन्स हैं वो उसके नेगेटिव हो जाए, कीटोन्स उसके नेगेटिव हो जाए, और पेशेंट जो है वो पीएच उसकी जो है वो एबीजी पे पीएच उसकी नॉर्मल हो जाए, बाइकार्बोनेट आयन उसका पूरा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पीएच नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और ये आपका जो है वो क्राइटेरिया होता है कि आपने कहना है कि पेशेंट जो है वो डीके से आउट है। अच्छा भाई, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जब वो डीके के लिए हम यूरिन में कीटोन्स भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डीके का शक हो तो हम यूरिन में कीटोन्स भी चेक कर सकते हैं। इवन यूरिन से ज्यादा स्पेसिफिक ब्लड में, सीरम में कीटोन्स भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शक है ना कि शायद कीटोन, क्योंकि कीटोन सीरम में ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कम्पेयर टू यूरिन में, लेकिन यूरिन में कीटोन्स हर जगह आसानी से हो जाते हैं। सीरम में कीटोन्स होते हैं, ये आसानी से नहीं होते, आपको मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज करती है, मुख्तलिफ नहीं करते। तो जब पेशेंट के कीटोन्स एक्टिव हो जाए, पीएच नॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं पेशेंट को, क्या आ गए, पेशेंट आपका डीके से जो है वो आउट हो गया है। जी ब्रो, बात समझ आई सब लोगों को? यस सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, जब आप पेशेंट को इंसुलिन दे रहे होते हो, इंसुलिन में भी 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, 10 घंटे चले, पेशेंट की इंसुलिन तो डिपेंड करता है, हर पेशेंट पेशेंट वेरी करता है। तो पेशेंट की इंसुलिन देने से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स साथ कम हो सकता है? इंसुलिन चल रही हो तो क्या कौन सा आयन कम हो जाएगा? पोटाशियम। पोटेशियम। पोटाशियम। आपने पोटाशियम पे नजर रखनी है, कहीं पोटाशियम जो है वो ना हो जाए, हाइपोक्लीमिया ना हो जाए। इसीलिए हम पेशेंट को ना साथ साथ पोटाशियम भी देते रहते हैं जब डीके का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अगेन वो रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे कितनी पोटाशियम देंगे, कैसे कैसे देंगे, दैट इज अनदर। लेकिन आयन आपने पोटाशियम को नीटर करना, साथ साथ हम पोटाशियम भी देते रहते हैं पेशेंट को। नॉर्मल सलाइन के अंदर पोटाशियम डाल देते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप के अंदर पोटाशियम डाल देते हैं, तो पोटाशियम जो है वो हम साथ साथ रिप्लेस करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, कि अगर हम पेशेंट को, और एक और चीज, जो डीके के पेशेंट होते हैं ना, इनमें आपको क्या हो सकती है, डीवीटी हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। डीवीटी ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकता है, तो आपके खून के लोथड़े बन सकते हैं। इसलिए डीके के पेशेंट को हम साथ में क्या चला सकते हैं, हेपारिन भी चला सकते हैं, ताकि आपका एंटी कोगुलेट इफेक्ट आए। तो डीके के पेशेंट में आपको थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, थ्रोम्बस भी बन सकते हैं खून में, क्लॉट्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए हम एंटी जो है वो कोगुलेंट ड्रग्स भी देते हैं, लाइक हेपारिन वगैरह भी साथ चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। तो ये आप लोगों ने इतना सा जो है वो जरूर याद रख लेना फिलहाल। अदरवाइज तो ये रेगुलर सेशन पूरे एक दिन की क्लास है, डीके ओनली। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर है? यस जी जी सर। ब्रो, सर। सब लोग। हाँ। अगला पॉइंट यस है जी, सर। अगली हमारी जो है वो टॉपिक है जी। अच्छा, एक चीज और, 1 घंटे में कितनी शुगर लो होनी चाहिए? तकरीबन वही 10 से 15। मतलब अगर पेशेंट की फॉर एग्जांपल आपकी नहीं, एक इंसुलिन यूनिट से आपकी 10 जो है वो पॉइंट, चलो इसको छोड़ो, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे रीडिंग पढ़नी पड़नी है, इसको छोड़ो।
एक ग्लूकोज तकरीबन 8 से 12 पॉइंट, एक इंसुलिन के यूनिट से 8 से 12 पॉइंट जो है वो ग्लूकोज के रिड्यूस होते हैं, और 1 घंटे में 5 से 6 यूनिट इंसुलिन के जाते हैं, और 1 घंटे में 40 से 50 आपकी शुगर लेवल ड्रॉप होनी चाहिए। लाइक आपकी अगर शुगर 500 है तो 1 घंटे बाद आइडियली उसे 450, 460 तक इतनी रेंज में आ जाना चाहिए। मतलब 1 घंटे में हमने 5 से 6 यूनिट जो है वो, अगर मुझे वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सारी चीजें। तो अभी आप बस ये लिख लो कि आइडली 1 घंटे में ना ब्लड शुगर लेवल अगर 500 है ना, तो 1 घंटे बाद इंसुलिन स्टार्ट करने के 1 घंटे बाद उसको 450, 460, मतलब 40 से 50 पॉइंट शुगर के लो हो जाने चाहिए उसके। तो बाकी कितनी इंसुलिन लगानी है, कितनी स्टार्ट करनी है, वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। जी यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जी ब्रो, जी क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आगे लिखेंगे। यस सर। तो बाकी ये कितनी इंसुलिन लगानी है बॉडी वेट के हिसाब से होती है, ठीक है। तो उसके बाद है जी, अगला हमारा टॉपिक है जी, दैट इज HHS। ये ये भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, HHS। इससे क्या मुराद है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, HHS। अच्छा, अब ये क्या है जी? अब ये टाइप 2 डायबिटीज वालों को होता है। तो टाइप 1 वाले के लिए हमने DKA का तोहफा रखा है, तो टाइप 2 वालों के लिए हमने HHS रखा है। टाइप 2 वालों के लिए हमने HHS रखा है। बता ही देना था, चाय बनी है यार। डॉक्टर जोहा, जी सर। DKA का ट्रीटमेंट जल्दी से राइज करें। जी सर, हम इसमें पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देंगे और विद शुगर, नहीं क्या सर, बात। इसमें हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन देंगे और इंसुलिन देंगे, और जो इंसुलिन होगी वो मोस्टली रेगुलर देते हैं। और अगर शुगर मोर देन 500 हो तो हम इसको 3 लीटर सलाइन देते हैं। क्या बात, 500 तो मैं शुगर तो दसिया ही नहीं, और मैं वैसे दसिया क्या एहतियातन इतनी शुगर होती है, नॉर्मली इतनी शुगर इन लोगों की होती है। शुगर जितनी भी हो, आपने नॉर्मल सलाइन विद इंसुलिन स्टार्ट कर देना है। ओके सर। और अगर शुगर लेस देन 250 हो तो हम नॉर्मल सलाइन बंद कर देंगे और डेक्सट्रोज पे शिफ्ट कर देंगे अगर और नहीं, इंसुलिन कंटिन्यू जब रखेंगे। शुगर 250 से कम हो जाएगी, हम नॉर्मल सलाइन डिसकंटिन्यू करके क्या स्टार्ट कर देंगे? डेक्सट्रोज। हाँ जी, आगे चलें जी। उसके बाद इंसुलिन चलती रहेगी ना साथ साथ, और साथ में आपने जो जी है वो सर। क्या कर देना है, पेशेंट को पोटाशियम मॉनिटर करते रहना है, तो अच्छा साथ मेरे आपने पोटाशियम उसको देते रहना है, ठीक है। तो आइडली 1 घंटे में कितनी शुगर लो होनी चाहिए? वही आपकी 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर लो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया जी? जी सर। यस सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपने नोट सेंड करने हैं, मैंने ग्रुप में देखना है कि आप लोग क्या क्या लिखते हो चीजें, ठीक है। अच्छा, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है जी HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये क्या है जी? ये टाइप 2 डायबिटीज में जो है वो आपकी होती है। अब हाइपर ऑस्मोलर आपको नाम का मतलब पता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो गई है। अच्छा, एक गल याद रखना, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो बंदा मुझे उसका आंसर देगा उसको ऑनलाइन मैं 500 रुपया भेजूंगा, लेकिन मेरे 5 गिनने के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए। तो इसी सारे ने गूगल कर लेना इसके बाद। क्वेश्चन ये सर है, ऑप्शन ऑप्शन भी देंगे? चलिए क्वेश्चन ये है, गौर से सुने। पेशेंट की शुगर 200 आई है, DK है, क्या हुआ है? DK भी है, शुगर भी लो है, शुगर भी हाई नहीं है। ऐसा किस चीज के साथ हो सकता है? कौन से मेडिसिन के साथ हो सकता है? चलो मेडिसिन भी बता दे। 1 2 3 4 5। मेरी बात सुनो मेटफॉर्मिन। गौर से,
सर जी नहीं, मैं ऑप्शन भी बताता दे हूँ, दो ना। देखो चलो मैं बताता हूँ, नहीं आना आप लोगों को अभी अभी वो इतनी जल्दी उसका कॉन्सेप्ट मुश्किल बनता है। मेरी बात सुनो, कल एक पेशाब के अंदर ग्लूकोज को निकालने वाली गोली में SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स बताई थी मैंने, सिटाग्लिप्टिन। जी सर। अब जब बंदे की एक बंदे को डीके होना है 12, साथ पेशाब वाली गोली खाई जा रहा है, क्या उसकी ग्लूकोज निकलती नहीं जा रही पेशाब में? तो जरूरी है कि डीके में शुगर हाई होना? अब बताओ, एक बंदे को डीके हुआ है और वो गोली भी खा रहा है सिटाग्लिप्टिन SGLT2 इनहिबिटर, उसकी सारी ग्लूकोज पेशाब में निकलती जा रही है, तो क्या शुगर हाई होगी इस डीके वाले पेशेंट में जिसको सिटाग्लिप्टिन की वजह से डीके हुआ होगा? नो नो सर। सर। इसकी शुगर लो ही रहेगी ना, उसकी तो शुगर साथ साथ पेशाब में निकलती जा रही है, और सिटाग्लिप्टिन ने डीके क्यों कर दिया? देखो अब आप मेरी बात सुनो, टाइप 2 डायबिटीज वाला पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट की शुगर वो इंसुलिन बन रही होती है ना? जी सर। यस सर। डॉक्टर नादिया माइक्रोफोन ऑन रखें। टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट की इंसुलिन बन रही है बीटा सेल से, यस और नो? यस सर। जी सर बन रही। अच्छा, जब सिटाग्लिप्टिन आप गोली खाएंगी, जी ग्लूकोज सर। पेशाब में निकल जाएगी। जी सर। ग्लूकोज पेशाब में निकलने से ब्लड में ग्लूकोज लो हो जाएगी। जी सर। जब ब्लड में ग्लूकोज लो होगी तो क्या बीटा सेल से इंसुलिन बनेगी जब ब्लड में ग्लूकोज लो? नहीं सर। इसका मतलब सिटाग्लिप्टिन खाने से आपकी शुगर सारी पेशाब में निकल गई, आपके ब्लड में शुगर लो हो गई। जब ब्लड में शुगर लो होगी, बीटा सेल से इंसुलिन बनना बंद हो जाएगी, वो बीटा सेल को जी जरूरत सर। नहीं पड़ी इंसुलिन बनाने की। जी सर। लेकिन इंसुलिन की कमी करवा दी सिटाग्लिप्टिन ने इंटरेक्टली हाँ जी सर। ग्लूकोज लो करके, वो इंसुलिन जी। की डेफिशिएंसी की वजह से डीके हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। तो ये वो डीके होगा जो सिटाग्लिप्टिन ने ग्लूकोज को पेशाब में लॉस किया, जिससे ब्लड में शुगर लो होगी। ब्लड में शुगर लो होने से पेशेंट की इंसुलिन बनना बंद होगी, उस इंसुलिन ना बनने की वजह से पेशेंट को डीके हो गया, और ये वो डीके होगा जिसमें ग्लूकोज साथ लो होगी। इसलिए जरूरी नहीं आप जी लोग सर। हॉस्पिटल में देखोगे पेशेंट की शुगर 200 होती है और डीके हुआ आता है, तो ये मुश्किल केस होता है पकड़ना। अक्सर पीजीआर से इसको मिस कर देते हैं, लो ग्लूकोज के साथ डीके। लेकिन बात समझ में आओगे, अगर आपको कोई दवाई का साइड इफेक्ट आ जाए, बताओ कौन सी ड्रग है जो डीके करती है? क्या बोलोगे? ग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, रियल। SGLT2 इनहिबिटर्स। आई होप सो बाकी सब लोगों को भी बात समझ आ गई। जी ब्रोस। जी सर समझा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी HHS। अच्छा, अब HHS में जरूरी है शुगर हाई होना, ये नहीं हो सकता कि शुगर लो ना हो इसमें। हाइपरग्लाइसीमिया, क्या सोडियम ज्यादा होने से ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है? जब सोडियम ज्यादा होगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी? अब आप लोग मुझे ये बताओ, नॉर्मली ऑस्मोलैरिटी है जी 286 एवरेज, ग्लूकोज हाई हो, तो क्या ग्लूकोज हाई इतनी हाई हो जाए, ग्लूकोज भी एक सोल्यूट बन जाए, एक्ट करती है ना, ग्लूकोज भी एक सोल्यूट ही है ना, जी सर। जैसा सोडियम एक सोल्यूट है, ग्लूकोज भी एक सोल्यूट है। तो इतनी शुगर हाई हो जाए, इतनी शुगर हाई हो जाए कि ग्लूकोज की वजह से ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाए? हाई। ज्यादा सर। हाई हो जाए। अब बोलो, अब बोलो क्या बना? हाइपर हाइपर ऑस्मोलर, मतलब ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हुई ऑस्मोलैरिटी? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। अब आप मुझे ये बताओ, डीके में मैंने रेड लाइन से क्या कहा था, क्या लिखो डीके में? सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या लिखो? नॉर्मल। लो लिखो। नॉर्मल लिखो। यस सर। अगर HHS आ जाए, ये तो डायग्नोज ही तब होगा जब ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? इंक्रीज होगी ज्यादा। और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह क्या है? शुगर का लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया। तो एग्जैक्टली अब आपने HHS को डीके के साथ मिक्स नहीं करना। तो डीके में सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होती है, और HHS में सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। HHS के अंदर ग्लूकोज इतनी हाई हो जाती है कि वो ऑस्मोलैरिटी हाई कर देती है। तो देखो कितनी से ज्यादा ग्लूकोज होनी चाहिए? 600 से ज्यादा।
पेशेंट के ब्लड में शुगर कितनी से ऊपर चली जाए, अक्सर आपने देखा लोगों की शुगर 650 आती है, इतनी ज्यादा आती है, वो ग्लूकोमीटर के ऊपर लिखा आता है हाई, वो मेजर ही नहीं करता, इतनी ग्लूकोमीटर की कैपेसिटी से भी ऊपर गई होती है शुगर। आप लोगों ने देखा होगा। जी सर। तो वो लोग जो होते हैं ना टिपिकल, वो एचएचएस वाले होते हैं। तो क्या होगा जी, ग्लूकोज लेवल आपका 600 से ऊपर चला जाए, और सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली जो है वो हमारी अगर 286 है तो ये 320 से ऊपर होनी चाहिए सीरम ऑस्मोलैरिटी। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है 320 से ऊपर हो जाए। सर ये किन और लोगों में पेशेंट ज्यादा को होगी एचएचएस? टाइप 2 डायबिटिक, ये टाइप 2 डायबिटिक्स में होती है, ठीक है। तो एचएचएस टाइप 2 डायबिटीज वाले में होगा, ग्लूकोज 600 से ऊपर होनी चाहिए, ऑस्मोलैरिटी 320 से ऊपर होनी चाहिए। क्या इस पेशेंट में कीटोन्स बनेंगे? नहीं, इसमें कीटोन्स नहीं होंगे। क्या इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी? नहीं, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने पेपर में बड़ा इजीली पकड़ लेते हो अगर आपको 2-3 वैल्यू याद है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी ना हो, कीटोन्स भी ना हो, 320 से ऊपर ऑस्मोलैरिटी हो, शुगर बंदे की 600 से क्रॉस की हो, तो ये आप क्या सोचोगे पेशेंट को क्या है जी ब्रोस? एचएचएस ये पेशेंट को हाइपर ऑस्मोलर एचएचएस है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, एचएचएस किन लोगों को होगा? मेरी मुमानी है, हर महीने 2 दफा एचएचएस करांदी, खीर बनाती है या कस्टर्ड या हलवा या सवैयां, वो चखते चखते अद्धी प्लेट खा जाती हैं, शुगर 600 के ऊपर टप जाती है, एचएचएस करा के बेहोश होकर डिग जाती हैं। तो इसका मतलब एचएचएस की मेन वजह शुगर हाई होना है, और शुगर हाई होने की मेन वजह क्या है? बदपरहेजी, ख्याल ना करना, मीठा अननेवा खाना। दिस इज काज ऑफ द एचएचएस। तो एचएचएस किन लोगों को होगा? जो मीठे का लिहाज नहीं करते, बस शुगर है मीठा खाई जा रहे हैं। तो एचएचएस की क्या वजह है जी? तो एचएचएस की क्या वजह है जी? डाइटरी इनडिस्क्रिशन, ठीक है, DIET, डाइटरी इनडिस्क्रिशन मतलब कोई जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डाइट के अंदर जो है वो परहेज ना करना, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसका मतलब टाइप 2 एचएचएस में कीटोन्स क्यों नहीं बने? क्योंकि इसमें इंसुलिन होती है, शुगर हाई होती है लेकिन इंसुलिन तो होती है ना, और ये टाइप 2 डायबिटीज वालों को होती है ना, और टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में तो इंसुलिन होती है, इसलिए इसमें कीटोन्स नहीं बनते क्योंकि इनमें इंसुलिन होती है। सिम्टम्स देखो क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या है जी? वही प्यास बहुत लगती है, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आता है, प्यास बहुत लगती है, पॉलीयूरिया आता है, पेशाब आता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें सिम्टम्स की, तो पेशेंट को झटके भी लग जाते हैं, सीरियस भी हो जाते हैं, पेशेंट को वो लिथार्जिक, मतलब जिसम में जान नहीं होती, तो लिथार्जिक होती है, और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, मेंटल स्टेटस बहुत चेंज होता है। इन लोगों की डिहाइड्रेशन डीके से भी ज्यादा होती है। क्यों? ग्लूकोज इतनी यूरिन में लॉस होती है, क्योंकि इतनी शुगर में हाई, जब शुगर ब्लड में हाई होगी तो वो सारी शुगर आपके पेशाब में निकलेगी, तो साथ पानी भी निकलेगा, तो बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं ये लोग, नुचड़े होते हैं, इनके जिस्म में पानी का नामो निशान नहीं होता, इतनी डिहाइड्रेटेड होते हैं, क्योंकि जितनी ग्लूकोज ज्यादा होगी आपके पेशाब में लग जाएगी। 180, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल 180 को क्रॉस करती है ना, तो पेशाब के अंदर आने लग जाती है। 180 से ऊपर शुगर आए तो आपको पेशाब, अब ये तो बंदे की होगी 600 650, इसकी तो बहुत ज्यादा शुगर पेशाब में आएगी। जब इतनी ज्यादा शुगर इसके पेशाब में निकलेगी, ग्लूकोज निकलेगी यूरिन में, तो डेफिनेटली पानी भी साथ निकलेगा, इसलिए बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं ये लोग। अच्छा, उसके बाद आगे लिखेंगे एचएचएस जो है वो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? अगेन, एचएचएस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन नहीं है, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ओनली आईवी फ्लूइड्स है, ओनली आईवी फ्लूइड्स है। वजह क्या है? बंदा पहले डिहाइड्रेटेड है, ये मरना है तो डिहाइड्रेशन से मरना है, ठीक है। तो सिर्फ क्या लगाओ इस पेशेंट को? 8-8 लीटर फ्लूइड लगाना पड़ जाता है इन लोगों को, सिर्फ क्या लगाओ जी ब्रो? एग्रेसिव आईवी फ्लूइड दो। सिस्टर को, सिस्टर इसे सुई लगाएं जो मज्जों को लगाते हैं, मोटी सुई,
ताकि बहुत तेजी से फ्लूइड जाए जिसम में। तो आपने क्या करना है, तो जो आईवी लाइन लेनी है वो भी लार्ज बोर वाली लेनी है, मोटी सुई लेनी है, ताकि फ्लूइड तेजी से दे सके। इंसुलिन क्यों नहीं देंगे, जो बंदा आंसर बताएगा 500 रुपए इनाम। सर जी 1 दोबारा 2 रिपीट 3 4 कीजिएगा। 5। सर ड्यू टू मैं कहा मेडिसिन इंसुलिन, खुद तो जो यूरिन में लॉस हो जाएगी सारी उसकी ग्लूकोज। चलो मैं दसदा, तो मैं ये बताता हूँ। तो अब इंसुलिन क्यों देंगे, कंपनी दे दो जाके। अच्छा देखें जी, हफ्सा मैं की दसिया पेशेंट पहले नुचड़िया पिया है, जिसम च पहले पानी कोई नहीं हैगा। एन जी आप सब यस सर। इंसुलिन ला दूंगे, ग्लूकोज सेल के अंदर जाऊगी। इंसुलिन खाने से ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी। यस सर। सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाएगी तो पानी भी पीछे पीछे चला जाएगा सेल के अंदर। यस सर। वो बीपी पहले बड़ा लो होता है, पहले खून की नालियां अंदर से सूखी हुई हैं, वो और नहीं सूख जाएंगी, जब पानी जो होगा वो भी सेल के अंदर घुस जाएगा। इतना इनको पानी की कमी होती है, आप इंसुलिन लगाओगे इनका वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाएगी तो साथ पानी भी जाएगा सेल के अंदर पीछे पीछे। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर जो वेसल्स में वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है, वो और इंसुलिन लगाने से ड्रॉप हो जाएगा। गल समझ आइए, यस सर। वो यस सर और बीपी कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को इंसुलिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं लगाते। हाँ, उन लोगों में लगाएंगे जिनकी सिर्फ फ्लूइड के साथ ग्लूकोज, इनको फ्लूइड दो, इनकी ग्लूकोज खुद ही नीचे आ जाती है। इनको आप नॉर्मल लाइन अटैच करो, ये खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगी, तो इनको इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन अगर लगा दोगे तो पेशेंट वर्स हो जाएगा, और वर्स होकर और बीपी कोलैप्स होगा। लेकिन इंसुलिन लगा सकते हैं वो भी मजबूरी में, अगर पेशेंट की फ्लूइड लगाने के बावजूद भी ग्लूकोज डाउन नहीं हो। ना हो। जी सब लोगों को बात क्लियर है जी, आगे चलें जी। जी सब लोगों को बात यस क्लियर, सर आगे चलें जी। यस सर। अच्छा चलें, उसके बाद आगे देखो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज से क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। देखो जी, मैं दो दो लाइनें लिखाऊंगा। तो अच्छा, आप लोग ये कॉमन टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे ना। अच्छा, आप लोग एक और चीज भी देखोगे, टेक्स्ट बुक्स में ना इंसुलिन प्लस फ्लूइड प्लस इंसुलिन लिखा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने वो, अगर डीके हो ना, फिर आपका अगर ऐसा, अगर मैं आपसे ये कहूं डीके में पहले फ्लूइड और इंसुलिन, आप कहोगे दोनों, आप कहोगे दोनों, दोनों जरूरी है, दोनों की बैलेंस इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब एचएचएस में क्या कहोगे, इंसुलिन के फ्लूइड पहले, पहले फ्लूइड सर। पहले फ्लूइड। ठीक है, इसीलिए आपने ये बी केयरफुल। ठीक है, तो आगे लिखो जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है, काट तो नहीं रही? यस सर, आ रही है, ठीक है। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। अब शुगर वाले मरीज से की मसले हो सकते हैं। पहला मसला तो शुगर वाले पेशेंट में ये होता है जी कि डायबिटिक पेशेंट की नजर खराब हो जाती है, उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज वाले पेशेंट की विजन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है जी, डायबिटीज की वजह से जो नजर का मसला होगा, इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को साल में एक दफा आंखों का मायना जरूर करना चाहिए। अच्छा, डायबिटीज की वजह से जो रेटिना खराब होता है ना, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है ना, वो वीईजीएफ की वजह से होती है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये फसाद की जड़ है, जो नजर का मसला बनता है इसकी वजह से बनता है, वीईजीएफ की वजह से। तो हम क्या वीईजीएफ को खत्म करेंगे अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी ठीक करनी है? जी ब्रोस, यस सर। तो हम कौन सी ड्रग देंगे? एंटी वीईजीएफ, आपको पेपर में आएगी एनएलई में, वो कौन सी ड्रग होती है? एंटी वीईजीएफ। उस ड्रग का नाम है जी बिवेसिजमाब। एक मिनट देख लेने दे मुझे।
सर जी ये कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल है डी के और एच ये डायबिटीज, हाँ ओवरऑल ओवरऑल। हाँ जी, बिवेसिजमाब, ये देखें ना, VEGF को टारगेट करते हैं। मैंने इसको याद पता कैसे रखा हुआ है बिवेसिजमाब को, बीवी बेगम से, बी फॉर बेगम, बीवी हम कहते हैं ना, मेरी बीवी है जी, बीवी, बी फॉर बिवेसिजमाब, वी फॉर वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर। तो इसको ये भूल जाती हैं, ये जो मुमाब ड्रग्स है ना, ये बहुत सारी हैं, ये सारी मिक्स हो जाती हैं, मुमाब बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो बीवी से याद रखना बिवेसिजमाब। अच्छा, उसके बाद आगे लिखो जी। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इससे ठीक नहीं हुआ, क्या करते हैं लेजर, ये पेपर का टिपिकल क्वेश्चन है, इनको रेड कलर से लिखो सारी चीजों को। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि शुगर वाले पेशेंट की नजर खराब है, ड्रग देंगे, तो आप कहोगे एंटी VEGF। अगर वो कहेगा नहीं वो ड्रग वाला ऑप्शन नहीं है, फिर लिखा होगा लेजर फोटो कोएगुलेशन। जैसे हमारे आम अल्फाज में लोग कहते हैं अखा बनवाई, शुआ वालों आके आए, अक्सर आप लोग गली मोहल्लों में कहते हैं ना लोग, शुआ वालों आई हैं जी अखा। तो अक्सर आप लोगों से पूछोगे ना कि आंखों में टीका लगा कोई, तो वो कहते हैं टीका लगा है, वो VEGF वाला टीका लगता है आंखों में। तो अब और अक्सर लोगों को पता होता है ये महंगा टीका लगा के आए जी आंखों में, अखा के बैक साइड टीका लगा है। अक्सर आपने सुना होगा ना ये लोगों को टर्म्स। यस जी सर। सर। तो वो यही टीका होता है एंटी VEGF। और साथ में जो शुआ में लगाते हैं अखियों को, वो लेजर फोटो रेगुलेशन होती है। 100% एनालिटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे लिखेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज की वजह से गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अच्छा, हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी किसी की चेक करनी हो, स्टार्ट हो गई या कि नहीं, हम प्रोटीन चेक करते हैं यूरिन में, प्रोटीन यूरिया चेक करते हैं। अगर किसी पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन आने लग गई, कितनी प्रोटीन आने लग जाए, 30 to 300, 30 to 300 मिलीग्राम 24 घंटे के पेशाब में। अगर किसी पेशेंट के यूरिन 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करो, उसमें 30 से 300 मिलीग्राम तक अगर शुगर आ रही है, इसका मतलब वो पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है स्टार्ट। गल समझ आ गई? कितने से कितने तक? 30 से 300 मिलीग्राम 30 से 300। प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन 30 to 30, इसे कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। इस 30 to 300 वाली वैल्यू को कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये आपको वर्ड आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट इंडिकेटर कि पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गया? नीचे आंसर में क्या लिखा होगा? क्योंकि गुर्दे खराब होना स्टार्ट हो माइक्रो गए, एल्ब्यूमिन यूरिया। या लिखा होगा 30 to 300 प्रोटीन इन यूरिन। तो आपको पेपर में आएगा व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट के पेशेंट को चेक करना है कि पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गया कि नहीं। आप कहोगे यूरिन में प्रोटीन का लेवल चेक कर लो, ये बेस्ट टेस्ट है अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की किडनी चेक करनी है कि इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई। 2-3 सवाल घूम घुमा के आते हैं, आपने यही आंसर लगाना है। अच्छा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाए पेशेंट को, आप पेशेंट को कौन सी ड्रग दोगे? एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर ड्रग्स दोगे। एस इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी से किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को एस इनहिबिटर देने से किडनी की जिंदगी बढ़ती है। तो व्हाट इज द, अगर आज डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गया, कौन सी ड्रग यू वुड लाइक टू ऐड? जी ब्रोस। एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर। ठीक है, इससे प्रोटीन भी यूरिन में कम आती है एस इनहिबिटर से, और डायबिटिक पेशेंट की किडनी की जिंदगी भी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ जी। तो अगर आज डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या मिलता है? किममेल स्टिल विल्सन नोड्यूल्स। रटा मार लो, अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट की किडनी की बायोप्सी की जाए, ये मिस्टर किम जो और विल्सन पाइन जो हैं, ये नोड्यूल्स याद रखना, किममेल स्टिल विल्सन नोड्यूल्स।
मुझे MRCP में क्वेश्चन आया, मुझे USMLE के अंदर क्वेश्चन आया। मैंने आज तक जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम दिए, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि किडनी बायोप्सी पे क्या मिलता है, किम मर्स्टेल विल्सन नोड्यूल। बस फर्क ये है USMLE में बायोप्सी दे देते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद आगे चलें जी। तो उसके बाद है जी डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट को अक्सर आपने देखा, अक्सर आपने सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट कहता है जी मेरे हाथ पांव में कीड़ियां चलती हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, मेरे हाथ पांव में जलन होती है, बर्निंग फीट होते हैं। अक्सर आपने देखा लोग कहते हैं मेरे पांव में जलन बड़ी होती है, हथेलियों से सेक निकलता है, तलवों से सेक निकलता है। सुना है ना लोगों से आपने? जी सर। सुइयां चुभती हैं, कीड़ियां चलती हैं, ठीक है, पाँव सूज जाते हैं बहुत जल्दी। तो पेशेंट को जो है वो उसको अपना जलन होती है, कुछ लोग बर्निंग कहते हैं। तो ये किस चीज की, ये क्या शो कर रहा था पेशेंट को, क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होगी, इसमें पेशेंट को क्या होगा, जो टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब सुइयां से चुभती हैं, टिंगलिंग, ठीक है। पैरास्थीजिया, सुन भी हो जाता है बिल्कुल, टिंगलिंग, पैरास्थीजिया, ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को जो होता है वो क्या होता है जी, साथ में पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को अक्सर आपने देखा होगा, डायबिटीज वाले पेशेंट को पेन सेंसेशन लॉस हो जाती है। इन लोगों के पाँव पे छुरी भी लग जाती है, जिनको पता नहीं होता, इतनी पेन सेंसेशन लॉस हो जाती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है ना, सबसे पहले क्यों स्टार्ट होती है? हाथों पाँव से जो जितना न्यूरॉन लंबा होगा वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। इसलिए पाँव से डायबिटीज को शौक नहीं है पाँव में जाकर खज्जल होने का, इतनी डायबिटीज की वक्त नहीं है कि वो पैरों में चली जाए। वो डायबिटीज का काम ही है, जो न्यूरॉन जितना लंबा होगा वो सबसे पहले इफेक्ट होगा। इसीलिए सबसे लंबे लंबे न्यूरॉन हमारे हाथों और पाँव में होंगे ना, जो दिमाग से चले हैं और पाँव तक जा जी रहे हैं। सर। इसलिए ये लेंथ डिपेंडेंट ज्यादा मैकेनिज्म होता है। इसलिए हाथ और पाँव में पहले जो है वो, इसे कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न। स्टॉकिंग कहते हैं जुराबों को, ग्लव्स कहते हैं हाथों में जो चाटते हैं हम लोग। तो इसे क्या कहते हैं? ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी। आपसे वो पेपर में पूछेगा व्हाट इज द ट्रीटमेंट। पहला तो है टाइट शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल करो, जेडी न्यूरोपैथी होनी से होगी, उन्होंने कोई नहीं रोक सकता, कोई रिवर्स नहीं कर सकता। रोक सकते हो आगे फर्दर वर्स ना हो, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? टाइट शुगर कंट्रोल करोगे। लेकिन न्यूरोपैथी के लिए हम क्या देते हैं? हम प्रीगाबालिन देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, डुलॉक्सिटिन देते हैं। पावर बैंक हम पेशेंट को जो है वो डुलॉक्सिटिन देते हैं, ये 4 ड्रग्स। प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, डुलॉक्सिटिन, एमिट्रिप्टालिन, चारे ना दे छड़ियो, एक कदी देनी विचों। ये SNRI है ना, डुलॉक्सिटिन, ये TC है ना, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये एंटी एपिलेप्टिक है ना, ये भी एंटी एपिलेप्टिक है। तो ये एंटी एपिलेप्टिक है, ये एंटी एपिलेप्टिक है, मतलब मिर्गी के दौरों के लिए, फिट्स के लिए। ये एंटी डिप्रेसेंट है, SNRI है। ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, TC है। जी, याद रहेगा सब लोगों को? यस सर। यस सर। उसके बाद आगे लिखें जी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, आप बोलो, मैं ये बताओ, मैं और आप जब सो के उठ के लेटे हो और उठ के चलें, हमें चक्कर आते हैं? नहीं ना। अगर उठ के चलें अचानक, जिसे हम पोस्टरल हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहते हैं, नहीं ना आते हमें चक्कर उठ के चलने से? नो नो सर। सर। अच्छा, क्योंकि हमारी नर्व्स बड़ी अच्छी हैं, हमारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। जैसे हम लेटे हुए हों और उठ के खड़े हों, हमारे साथ ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा बीपी नीचे फौरी आता ही नहीं है, हमें हमारा साथ ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इसलिए हमें चक्कर नहीं आता। नहीं आते। लेकिन जिस पेशेंट के न्यूरॉन्स खराब हैं, वो जब लेटा होगा और उठ के चलेगा, क्या उसकी फौरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी? नहीं। क्यों? वेजो कंस्ट्रिक्शन होने के लिए न्यूरॉन्स का सिग्नल आना चाहिए। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी हो चुकी है,
तो क्या न्यूरॉन से सिग्नल आता है सही तरह डायबिटिक पेशेंट का न्यूरोपैथी की वजह से? नहीं। क्या डायबिटिक पेशेंट जब उठ के चलेगा, लेटा हुआ उठ के चलेगा, क्या पूरी उसकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी? नो सर। नो क्योंकि उसकी सर। न्यूरोपैथी है, क्योंकि उसका सिग्नल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब डायबिटिक न्यूरो वाले पैथी वाले पेशेंट को जब उठ के चलता है तो क्या हो जाता है, स्टार्ट ही चक्कर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या जिसे हम पोस्टल हाइपोटेंशन कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बाकी सारे ना समझ आ रही है ना कि मैं ही खाप रहे हैं? यस सर। यस सर। बाकी लोग भी यार बोलो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आज मैंने एंडो मुकानी है। जी सर। बाकी अबू बकर, यस सर। अनीना, हाफिज उमर। यस सर। अच्छा ये सब कुछ डायबिटीज की वजह से हो रहा है। देखो डायबिटीज आपके सेंसेशन का मसला बना, डायबिटीज की वजह से आपके बर्निंग फीट हुए, डायबिटीज की वजह से आपके जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपको पोस्टल हाइपोटेंशन हुई। क्या हल है पोस्टल हाइपोटेंशन का? पहला हल क्या है? टायर जराबा, वो पट्टों तक नहीं बनी होती, ऊपर थाई तक आई होती है, नी तक आई होती है, स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग। अगर आपको आ जाए व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और पोस्टल हाइपोटेंशन, तो आप क्या कहोगे? कंप्रेशन स्टॉकिंग, ये वाली देखी है ना? जी सर। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो आपने ये लगाना है, कंप्रेशन स्टॉकिंग। अच्छा उसके बाद आगे आ जाए। अच्छा अब उसके बाद आप लोगों ने ये एक चीज और देखी होगी, डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज, क्या खाना खा के ये नहीं कहते पेट फूल गया? कहते नहीं अक्सर शुगर के पेशेंट, जी सर। खाना खाने के बाद जी डॉक्टर सर। पेट फूल गया, गैस होगी। तो क्या डायबिटीज की वजह से सिर्फ हाथ पांव की नर्व्स खराब हो रही है? क्या डायबिटीज की वजह से जो स्टमक को नर्व सप्लाई है वो अफेक्ट नहीं हो रही, जो इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई है वो अफेक्ट नहीं हो रही? यस और नो? हो रही है सर। यस सर होंगी। जो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड नर्व सप्लाई होती है उसे ऑटोनोमिक नर्व्स नहीं कहते? जो ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई होती है उसे ऑटोनोमिक नर्व्स नहीं कहते? सर। ठीक है, तो इसका मतलब डायबिटीज की वजह से क्या हो जाता है? ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज की वजह से क्या हो जाती है? ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। ये जो मैंने आपको पोस्टल हाइपरटेंशन की एग्जांपल दी है, ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। मतलब न्यूरोपैथी हो गई है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स भी खराब हो गए हैं। अब उसकी एक एग्जांपल तो मैंने आपको पोस्टल हाइपरटेंशन दे दी। अच्छा डायबिटिक पेशेंट जो होगा उसको डायबिटीज की वजह से स्टमक को जो नर्व सप्लाई है वो भी इफेक्ट हो रही है। तो क्या स्टमक सही तरह कॉन्ट्रैक्ट मोटिलिटी करता है? डायबिटिक पेशेंट का क्या स्टमक सही तरह काम नो करता है सर। जब न्यूरोपैथी हो जाती है? नो सर। नहीं करता। इसका मतलब उसे क्या कहते हैं? डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। मतलब डायबिटिक वाले पेशेंट का स्टमक पैरालाइज हो गया, स्टमक सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्टमक की नर्व सप्लाई इफेक्ट हो गई डायबिटीज की वजह से। तो डायबिटिक पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? गैस्ट्रोपैरेसिस की। गैस्ट्रोपैरेसिस का पहला सिम्टम क्या होगा? ब्लॉटिंग। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब पेट फूला रहता है, ब्लॉटिंग, BLOATING, ब्लॉटिंग। उसके बाद ब्लॉटिंग, और उसके बाद आप इनडाइजेशन, ठीक है, डकार, बेल्चिंग, डकार बड़े आते हैं, ठीक है, पेट फूल जाता है, डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ये मैदे के ऊपर बड़ा डिस्कम्फर्ट सा होता है। तो शुगर का मरीज खाना खाने के बाद ये कह डॉक्टर पेट फूल गया, मैदे च साड़ जा पेंदा रहंदा, रोटी सही हजम नहीं होंदी, वो किस चीज का पेशेंट है? डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस डायबिटिक डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रोपैरेसिस का। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में आपने ड्रग और चॉइस क्या लगानी है? मेटाक्लोन। मेटोक्लोप्रामाइड। जिंदगी के हर पेपर में आपको सवाल आएगा डायबिटिक पेशेंट में कौन सी ड्रग देंगे? मेटाक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करते, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम आते हैं क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ना, तो मेटोक्लोप्रामाइड। लेकिन फिलहाल आप मेटोक्लोप्रामाइड याद रखोगे। आगे चलिए जी। जी सर। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इनका मसाना, हम लोग जब वॉशरूम में आते हैं पेशाब करके, हम सारा पेशाब निकाल देते हैं, कोई 20 से 30 ml बचता है, 20 से 30 ml ब्लैडर के अंदर हमारा बच जाता है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं?
रेजिडुअल वॉल्यूम जो पेशाब करने के बाद हमारे मसाने में बच जाता है क्योंकि हमारा ब्लैडर ठीक काम कर रहा है। अब डायबिटिक पेशेंट जो होता है इसको क्योंकि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो गया, क्या ब्लैडर सही तरह कॉन्टैक्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट के न्यूरोपैथी की वजह से? नो सर। नो सर। इसे क्या कहेंगे? डायबिटिक सिस्टोपैथी। इसे हम क्या कहेंगे? डायबिटिक सिस्टोपैथी। मतलब डायबिटिक पेशेंट जो है उसका पेशाब वाला मसाना जो है, जो ब्लैडर है वो सही वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। आप डायबिटिक पेशेंट को कोई पेशाब करके आओ, दोबारा अल्ट्रासाउंड करो, अंदर इतना सारा पेशाब फिर भी बचा होता है। मतलब 100 ml 150 ml 150 200 ml पेशाब डायबिटिक पेशेंट का ब्लैडर के अंदर पेशाब करने के बाद भी रहता है। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया पेशाब का? हाई। ज्यादा। हाई हो गया क्योंकि ब्लैडर सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ब्लैडर सही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डायबिटिक पेशेंट को हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करे? जी सर। यस सर। मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट देंगे। अच्छा, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट ड्रग कौन सी आपके पास जो यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है जी, आप लिख लो मस्कैरिनिक एगोनिस्ट। इसकी एक स्पेसिफिक ड्रग है फॉर यूरिन टेंशन, पेशाब हाँ बिथैनिकॉल। बिथैनिकॉल ड्रग आएगी आपको पेपर में। ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेगी ताकि ब्लैडर कॉन्टैक्ट करे और पेशाब बाहर निकले। तो बिथैनिकॉल ड्रग आपने पेपर में लगानी है डायबिटिक सिस्टोपैथी वाले पेशेंट में। चलिए आगे। जी जी सर। आप साहब, बाकी लोग भी। यस सर। उसके बाद क्या होगा? डायबिटिक वाला पेशेंट जो होता है सेक्सुअली भी जो है वो नकारा हो जाता है। वो हो जाता है इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन 5 साल बाद। इसे शुगर हो जाए तो कंट्रोल करनी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। आगे चलो। अच्छा, ये पेपर में नहीं आएगा आपको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सब कुछ डायबिटिक न्यूरोपैथी कैसे हो रहा था, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी। अच्छा, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज, डायबिटिक पेशेंट को डायरिया रहे और हवा खारिज करता रहे, साथ वाला बंदा परेशान रहे कि यार ये क्या करते जा रहे हो, इतनी हवा तो खारिज ना करो। वो कहे यार मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर गैस क्या बन रही है? ज्यादा बन रही। ज्यादा। ज्यादा बन रही है तो गैस निकाल रहा है ना। तो इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट के इंटेस्टाइन में गैस ज्यादा बन रही है। क्यों गैस ज्यादा बन रही है? क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हैं। उसे कहते हैं बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ सिंड्रोम, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ सिंड्रोम। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं अक्सर इन लोगों के जो है वो बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ सिंड्रोम हो जाता है। बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो फिर हमारी फर्मेंटेशन करते हैं, रोटी को तोड़ते, रोटी की फर्मेंटेशन करते हैं, डाइट की फर्मेंटेशन करते हैं। तो इसका मतलब डाइट की फर्मेंटेशन होने से गैस प्रोड्यूस होगी, यस और नो? यस। तो यस डायबिटिक सर। पेशेंट जो होगा उसको डायबिटीज की वजह से जो वही ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होने की वजह से उसको बैक्टीरिया ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो सकता है और बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा, वो फर्मेंटेशन करते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट जो होगा उसको एक तो इसकी वजह से क्या होगा? डायरिया, डायरिया विद फ्लैटस, मतलब ये हवा खारिज बहुत करते हैं। तो डायरिया विद फ्लैटस इन डायबिटिक पेशेंट, क्या सोचोगे? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। बैक्टीरिया ओवरग्रोथ सिंड्रोम। बैक्टीरिया ओवरग्रोथ सिंड्रोम। इसका इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या करोगे? कैमरा डालोगे जूजिनम में, मैदे के अंदर से जाओगे ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर से जाओगे जूजिनम, जूजिनम के अंदर से जाके सैंपल लोगे, उस सैंपल में बैक्टीरिया चेक करते हैं कितने हैं। तो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन चॉइस? जूजिनल एस्पायरेशन, मतलब जूजिनम के अंदर से जाके जो भी आपने खाया पिया हुआ, जो भी जूजिनम के अंदर पड़ा हुआ है उसका वो उठा के बाहर ले आओ और उस वो फ्लूइड जो होगा जूजिनम में और उसको उसमें बैक्टीरिया हम देखेंगे कितने बैक्टीरिया हैं। तो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन चॉइस ऑफ अपना अल्लाह भला करे बैक्टीरियल की ओवरग्रोथ। पढ़ने अपन, हाँ बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। तो
यूजिनल एस्पिरेशन। क्या देंगे, बैक्टीरिया मारने की दवाई देंगे कि नहीं देंगे? जी सर। यस सर। थ्री बैक्टीरिया ओवरग्रोथ सिंड्रोम ठीक होगा ना? रिफैक्सामिन, रिफैक्सामिन दे सकते हैं, सिप्रो दे सकते हैं, फ्लैजेल मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो ये आप बैक्टीरिया मारने के लिए फिर दोगे। अच्छा, उसके बाद आगे लिखो ड्रग रिफैक्सामिन। ये इसलिए चॉइस है, ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं होती है, ब्लड में नहीं आती, ये इंटेस्टाइन में रहती है बस। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। आप लोग मुझे ये बताओ, क्या डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक होते हैं कि नहीं होते? जी सर होते हैं। इसका होते मतलब हैं सर। डायबिटिक पेशेंट को क्या हो जाती है? क्रोनिक आर्टरी डिजीज। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को क्रोनिक आर्टरी डिजीज भी हो जाती है। इसलिए क्या डायबिटिक पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली दवाइयां स्टार्ट कर देनी चाहिए, बेशक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो? यस। यस कर देनी यस चाहिए, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है कि डायबिटीज हुए कितने साल हो गए हैं, डायबिटीज के बाद कितनी उम्र है। अभी हम उसकी बहस में नहीं जा रहे। अगर वो पेपर में आपको पूछ लेता है कि डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको हमने क्या कोलेस्ट्रॉल वाली लिपिड लिपिड लोडिंग ड्रग्स देनी है, आपने कहना यस। इसलिए जरूरी नहीं होता कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो डायबिटिक पेशेंट को आपने कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयां, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज को 10-15 साल गुजर गया ना, तो आपने या उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए, इसका क्राइटेरिया था उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए, या टाइप 1 डायबिटीज को हुए हुआ 15 साल से ऊपर हो जाए, तो बहरहाल कोई हम क्राइटेरिया में नहीं जा रहे, तो आपने लिपिड लोडिंग ड्रग्स देनी है। ड्रग और चॉइस जो होती है मेडिकली, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपने लिपिड को लो करने की देनी है, वो कौन सी होती है? अटोरवास्टैटिन। ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड लोडिंग ड्रग है, ये भी आपने देनी है, इवन दो द कोलेस्ट्रॉल लेवल इज नॉर्मल। ये दिल के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी होवे तो देनी है। गल समझ आई जी ब्रोस? जी सर। इसीलिए एस इनहिबिटर्स, बीपी ना भी हाई हो तो एस इनहिबिटर फिर भी देंगे अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। जी सर। इसलिए ये चीजें याद रखनी है। आप सब समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। उसके बाद ये डायबिटिक पेशेंट जो होता है, ये मेन कॉम्प्लिकेशन जो आप लोगों ने यार याद रखनी है, जो बहुत, हाँ, डायबिटिक पेशेंट को कैटरेक्ट भी हो जाता है, आंखों में मोतिया भी हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जब ज्यादा होती है, ग्लूकोज लेंस के अंदर जाती है, ग्लूकोज लेंस के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाती है गैलेक्टिटॉल। तो बहरहाल बायोकेम का टॉपिक है, बेशक छाड़ दो। तो बल्कि गैलेक्टिटॉल नहीं, एक और चीज होती है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल आई थिंक सो। तो अब स्किप कर दो, बहरहाल डायबिटिक पेशेंट को कैटरेक्ट भी हो जाता है। तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, उसके बाद नेफ्रोपैथी, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करे तोड़ा। ये आप लोगों ने ब्रोज जरूर याद रखने हैं, डायबिटीज के ऐसे कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट लिखो टाइप 2 डायबिटीज का। अच्छी तरह समझ आइए आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन जी। ट्रीटमेंट क्या लिखना है? टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट, जो हम सब आपको कल तंग कर रहे थे सवाल पूछ पूछ के। लिखें जी। पहली आप ड्रग, होंदा नहीं सर। तो अपना अल्लाह भला यार करे पढ़ थोड़ा। ले, मैनू नहीं कुछ भी आंदा, तू तो पढ़ ले। चलें आगे लिखें जी। आपकी ड्रग्स हैं जी, फैमिली है जी बिगुआनाइड। ये जो बिगुआनाइड ड्रग्स हैं, ये फैमिली है। इसमें आ जाती है जी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, ये जो ग्लूकोफेज गोली आप सब लोगों ने सुनी होगी, मेटफॉर्मिन। बिगुआनाइड फैमिली है, उसमें ड्रग है मेटफॉर्मिन। मुझे यूएसएमएल में सवाल आया था मेटफॉर्मिन का, अभी जो मैं देख के आया था जब। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है? मेटफॉर्मिन ये करती है लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वही लिखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब लिवर के अंदर से जो ग्लूकोज बनती है उसको इनहिबिट करती है।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब मेटफॉर्मिन आपकी इंसुलिन के इफेक्ट को भी बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है। आगे लिखें जी, मेटफॉर्मिन जो है वो साइड इफेक्ट क्या है? डायरिया बहुत होता है। आप लोगों को देंगे ना, लोगों को कहेंगे सर पेट खराब रह रहा है कई दिनों से, तो जीआई अपसेट करते हैं। एक चीज याद रखो, मेटफॉर्मिन शुगर लो नहीं करती। आपकी शुगर लो मेटफॉर्मिन से नहीं होगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। अगर आपको पेपर में आ जाए ना कौन सी ड्रग है शुगर की, ये टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट है ना, 1 में तो सिर्फ इंसुलिन थी। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो बताओ कौन सी ड्रग है जो शुगर लो नहीं करती, डायबिटीज की कौन सी, आपको मेटफॉर्मिन। अच्छा, ये मेटफॉर्मिन क्या करती है? इंटेस्टाइन से विटामिन B12 को अब्जॉर्ब होने से रोकती है। इसका मतलब अगर एक बंदा 5 साल से ज्यादा लगातार मेटफॉर्मिन ले रहा है, उसमें विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है? हो यस सकती सर। है, यस सर। लेकिन कम से कम 5 साल लियो। अच्छा, उसके बाद मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अक्सर लड़कियां वजन कम करने के लिए भी खाती हैं, वेट लॉस भी करती है। इसीलिए लाजमी नहीं है मेटफॉर्मिन शुगर में खाई जाए। ये जो लड़कियां होती हैं पीसीओएस वाली, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो जिनकी लड़कियों के चेहरे पे बाल बहुत होते हैं, एक्ने बहुत होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है, पीसीओएस वाली फीमेल्स, पीसीओएस वाली जी फीमेल्स सर। ने मेटफॉर्मिन खाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेटफॉर्मिन जो है वो आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटफॉर्मिन का, जो सबसे पेपर में ज्यादा आता है, रीनल पेशेंट को ज्यादा ध्यान से देनी है, ये लैक्टिक एसिडोसिस करती है। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है, सीकेडी है, लैक्टिक एसिडोसिस करती है। मैकेनिज्म रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे, हाउ इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, किस तरह ये लैक्टिक एसिडोसिस करती है। ठीक है, तो अभी रटा मार लें। तो मेटफॉर्मिन क्या करते हैं जी? लैक्टिक एसिडोसिस करती है, जीआई अपसेट करती है। इसे रीनल फेलियर पेशेंट को मेटफॉर्मिन वैसे आइडली अवॉइड करनी चाहिए, किडनी वाले पेशेंट को वेट लॉस करती है। सबसे ज्यादा रेड कलर में लिखने वाला पॉइंट, किडनी वाले पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस से परहेज कराएं। ये आपका पेपर का क्वेश्चन। और कौन सी ड्रग है जो डायबिटीज में शुगर की गोली है लेकिन डायबिटीज लो नहीं करती? आंसर लगाओगे मेटफॉर्मिन। जी ब्रोस, बात समझ आई? जी उसके सर। बाद है जी अगली ड्रग लिखो जी, ये जी खत्म सर। होगी, बिगोनेट फैमिली यही थी। अगली ड्रग है जी पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन। एक और भी होती थी रोसिग्लिटाजोन, वो वैसे मार्केट में आना बंद हो गई है। ग्लिटाजोन्स ये क्या करते हैं? रट्टा मार लें इसके भी एक्शन को। ये कि आपका एक एंजाइम होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, पर ऑक्सीजन प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा, PPAR गामा, शॉर्ट फॉर्म यही लिख लो। ये रिसेप्टर्स होते हैं, PPAR गामा। फुल फॉर्म लिखवा दो। जी सर। पर यस सर। ऑक्सीजन प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा, ये फुल फॉर्म है, वो जो ऊपर पहली लाइन लिखी है, पर ऑक्सीजन प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा। अच्छा, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ध्यान ਦੇ ਨਾਲ, वेरी इंपॉर्टेंट गल। देखो मेरी गल सुनो, मोटे लोगों को शुगर होती है या कि नहीं होती? होती। वजह, होती है सर। मोटे लोगों में जिस्म में क्या है? चर्बी ज्यादा है। चर्बी क्या है? फैट। फैट में क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड ज्यादा होने से इसका मतलब सेल के अंदर फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब इंसुलिन काम सही तरह नहीं करती अगर सेल के अंदर क्या ज्यादा हो? फैटी एसिड। गल जी समझ आई? सर। अगली गल की है, आ की है, पर ऑक्सीजोम नॉर्मली फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड नॉर्मली यस। मेटाबोलाइज कहां पे होते हैं? उनका ऑक्सीडेशन कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जी। लेकिन वो होते हैं शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एक फैटी एसिड होते हैं वेरी लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वो कहां पे मेटाबोलाइज होते हैं?
वो कहाँ पे बीटा ऑक्सीडाइज होते हैं? वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ पे बीटा ऑक्सीडाइज होते हैं? पर ऑक्सीजोम में। पर ऑक्सीजोम। ये भी जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर है, इस तरह पर ऑक्सीजोम भी एक स्ट्रक्चर है। मतलब जो लोग पायोग्लिटाजोन लेंगे उनके सेल के अंदर क्या ज्यादा हो जाएगा? पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम ज्यादा होने से क्या सेल के अंदर से कम होना स्टार्ट, जब पर ऑक्सीजोम बढ़ाओगे सेल के अंदर फैटी एसिड क्या होने लग जाएंगे? कम। उससे इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होने लग जाएगी और इंसुलिन का इफेक्ट आने लग जाएगा। बेसिकली आपने पायोग्लिटाजोन देके सेल के अंदर पर ऑक्सीजोम ज्यादा किए हैं। पर ऑक्सीजोम ज्यादा करने से सेल के अंदर फैटी एसिड कम हो जाएंगे। जब फैटी एसिड कम हो जाएगा इंसुलिन का असर खुद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। गाल समझ आई सारे? जी सर। बाकी लोगों को यस सर। तो यस डॉक्टर साहब पायोग्लिटाजोन ने बेसिकली इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम किया कैसे? पर ऑक्सीजोम बनाकर ज्यादा डॉक्टर कर। जोहा आप बताएं। जी डॉक्टर नादिया, पर ऑक्सीजोम को ज्यादा करके फैटी एसिड सेल के अंदर कम हो लो जाएंगे, करवा। उससे इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाएगा, सॉरी इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ग्लिटाजोन का जो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आता है वो ये है जी, ग्लिटाजोन जो होते हैं वजन बढ़ाते हैं, वेट गेन करते हैं, एडीमा करते हैं। क्या दिल वाले मरीज में एडीमा तो पहले होता है, क्या दिल वाले मरीज के लिए ग्लिटाजोन अच्छी दवाई है? नहीं सर। नहीं। एमसीक्यू जरूर याद रखना, रेड कलर में लिखो। हार्ट फेलियर पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट को ग्लिटाजोन अच्छी ऑप्शन नहीं है। ये पेपर में याद रखना जो इंपॉर्टेंट है सबसे। हार्ट फेलियर पेशेंट को नहीं देते, एडीमा करते हैं, वेट गेन करते हैं, हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो दिल वाले मरीज के कौन सी दवाई अच्छी नहीं है शुगर की? पायोग्लिटाजोन। इसके बाद आगे पायोग्लिटाजोन। लिखो जी, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स जो है एक फर्स्ट जनरेशन होती है, एक सेकंड जनरेशन होती है। नाम लिख लो बस। ये देखो जी, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जी, बल्कि मैं नाम लिख ही देता हूँ। अपना सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, क्लोरप्रोपामाइड, तो नंबर 1 पहले कौन सी ड्रग आ गई? क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिमेपिराइड, ये सेकंड जनरेशन है। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये आपकी ड्रग्स क्या करते हैं जी? ये आपकी सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हैं। कल मैंने मैकेनिज्म बता दिया था। ये कौन से चैनल को ओपन होने से रोकती हैं? पोटाशियम को। ये पोटाशियम चैनल को क्या कर देंगे? ब्लॉक। पोटाशियम चैनल का ब्लॉक होने से सेल के अंदर क्या ज्यादा हो जाएगा? पोटाशियम। पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होने से सेल अंदर से क्या हो जाएगा? डीपोलराइज, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा मतलब डीपोलराइज हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगी जी ब्रो? इंसुलिन। 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 तो ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे ताकि पोटाशियम बाहर ना आए, पोटाशियम अंदर जाता होने से डीपोलराइजेशन होगी, उससे क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होगी। अच्छा, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स के साइड इफेक्ट लिखो। पहली गल इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो जाए तो शुगर लो हो जाएगी। जी सर। इससे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। दो सवाल आएंगे, कौन सी ड्रग है जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती? क्या लगाओगे? हाँ, जो हाइपर मेटफॉर्मिन। 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 मेटफॉर्मिन।
कौन सी दवाई है जिसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया? सल्फोनाइलूरिया। सल्फोनाइल सल्फोनाइलूरिया। सल्फोनाइलूरिया, ये आप लोगों ने चीजें इस तरह आपको पेपर में आएंगी, ठीक है। तो बाकी ये वेट गेन भी करती हैं, बस इसका ये मेन पॉइंट याद रखो। लिखे तो और भी हुए हैं बुक्स में बहुत सारे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। उसके बाद आगे लिखो। हमारी बॉडी के अंदर मैंने कल बताया था इंक्रेटिन्स बनते हैं जो इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। तो इसका मतलब इंक्रेटिन तो जनरल वर्ड था, उस इंक्रेटिन का नाम क्या जो हमारी बॉडी में बनता है? GLP-1। ये वो इंक्रेटिन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है, रिलीज करवाता है। तो क्या हम बाहर, यही इंक्रेटिन है, इसका पूरा नाम लिख लो, GLP-1 का पूरा नाम है जी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये इसको इंक्रेटिन कह रहे हैं कल हम। इनका क्या काम है? बीटा सेल से क्या रिलीज करवाना जाके? इंसुलिन। इंसुलिन। क्या हम पेशेंट को बाहर से दे सकते हैं GLP-1 जैसी दवाई? जी तो सर। उसे हम क्या कहेंगे? GLP-1 एनालॉग। उसे हम क्या कहेंगे? GLP-1 एनालॉग, मतलब जो GLP की तरह जाके काम करेंगे और इंसुलिन रिलीज करवाएंगे। एक्सेनाटाइड, एक तो ये लिख लो एक्सेनाटाइड, ये नीचे एक्सेनाटाइड, ठीक है। लिराग्लुटाइड, ये दो दवाइयां लिख लो। ये कौन से पेशेंट में ये क्या करेंगी? ये इंसुलिन को, ये एक तो आपकी इंसुलिन को रिलीज कराती हैं और ग्लूकागोन को रिलीज होने से रोकती हैं। क्योंकि ग्लूकागोन इंसुलिन के उल्टा काम करता है ना, जी ग्लूकागोन सर। को रिलीज होने से रोकेंगी ताकि ग्लूकागोन रिलीज ना हो। अच्छा, और उसके बाद ये जो दवाइयां ना स्टमक के अंदर से जो खुराक है वो ड्यूडेनम में डिलीवरी को स्लो करती हैं ताकि सारी खुराक ड्यूडेनम में जल्दी से ना चली जाए। अगर खुराक मैदे से निकल के इंटेस्टाइन में जल्दी चली जाएगी, ब्लड में शुगर अचानक हाई नहीं हो जाएगी? जी सर। अगर एक खुराक मैदे के अंदर स्टे करे और आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन में जाए तो ब्लड में भी वो ज्यादा रैपिडली रेज शुगर हाई जल्दी नहीं नहीं होगी। होगी। अगर आप खुराक को मैदे में रोक दोगे तो क्या इंटेस्टाइन में खुराक जब कम जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, तो शुगर इंटेस्टाइन में जब स्लो स्लो पहुंचेगी तो ब्लड में भी इतनी हाई नहीं होगी। नहीं होगी। इसे ये स्टमक एम्पटिंग को स्लो करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करते हैं। एक्सेनाटाइड का साइड इफेक्ट लिखो। पैंक्रियाटाइटिस आता है पेपर में, याद रखना। कौन सी दवाई है शुगर की जो पैंक्रियाटाइटिस को होती है जी ब्रोस? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हाँ, और ये एनालॉग। वजन कम करती है। मोटे लोगों में बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है, एक्सेनाटाइड का मोटे लोगों में बड़ा अच्छा इफेक्ट है, वजन कम करती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को शुगर हो और वो वजन भी कम करना चाहता हो तो उसके लिए भी अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो इंक्रेटिन बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? DPP-4 एंजाइम। ये एंजाइम था जो इंक्रेटिन को डिस्ट्रॉय करता है। डाइपेप्टिडेस 4 एंजाइम, ये एंजाइम है। ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो इंक्रेटिन बन रहे हैं उनको क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेटाबलाइज कर रहा है। हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो हमारी बॉडी के इंक्रेटिन की जिंदगी बढ़ जाएगी। जी सर। तो उससे इंसुलिन इंक्रेटिन इंप्रूव होने से शुगर बेहतर हो जाएगी ना। इसका मतलब जी अगर सर। आप Yes, अपनी sir. बॉडी के इंक्रेटिन अगर आप अपनी बॉडी के इंक्रेटिन को बढ़ाना चाहते हो तो DPP-4 एंजाइम को क्या करो? Inhibit. इनहिबिट करो। एंजाइम को इनहिबिट करना है तो ये ड्रग एंजाइम के साथ जाके लिपट जाएगी ना, मतलब जफा मार लेगी ना इनहिबिट करने के लिए। इसका मतलब ये जो ड्रग्स होंगी ये एंजाइम के साथ जाके क्या कर जाएंगी? लिपट जाएंगी, मतलब जुड़ जाएंगी जाके और एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। इसलिए आपने ये ड्रग्स का नाम लिखना है, लिपटने से याद रखना है। कौन सी ड्रग्स? लिनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन।
लीनाग्लिप्टिन लिपट जाएंगे ना, जाके साथ चिमड़ जाएंगी, ऐसा हम कहते हैं ना लिपट जाओ, तो लिप्टिन से याद रखना, लीनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन। तो ये ड्रग्स DPP4 एंजाइम को क्या करेंगी हाफिज साहब? इनहिबिट करेगी इनहिबिट सर। करवाएंगी। DPP4 एंजाइम इनहिबिट होने से क्या हाई, क्या क्या बॉडी के अंदर सर्वाइवल, किस चीज का सर्वाइवल बढ़ जाएगा? इनक्रीटिन। इनक्रेटिन का इनक्रेटिन सर, ज्यादा और होने वो से डायबिटीज बेहतर डायबिटीज। मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट लिखो। ये निमोनिया काज करती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई होता है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। क्या हम ये जो किडनी के अंदर रिसेप्टर था, जो चैनल था SGLT2, इसका काम ये था किडनी से सोडियम भी अब्जॉर्ब करना और ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब करना। क्या हम इस सोडियम ग्लूकोज, इसका पूरा नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टाइप 2, क्या हम इसको इनहिबिट कर दें तो ग्लूकोज यूरिन में लॉस होगी? जी सर। तो SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स कौन सी हैं? ये देखो ना, ये किडनी में यहाँ पे SGLT2 होते हैं ना, किडनी के जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, यहाँ से आपकी शुगर भी, ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब होती है, यहाँ से आपका सोडियम अब्जॉर्ब होता है। हम SGLT2 को क्या कर दें, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे होते हैं, पेपर में आ जाता है ये कहाँ पे होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। हम SGLT2 को क्या कर दें, इनहेबिट। इनहिबिट कर दें, ग्लूकोज और सोडियम दोनों यूरिन में लॉस होगा। जी सर। ये ड्रग्स कौन सी हैं लिखो, कैनाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, उसके बाद डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपा एम्पा कैनाग्लिफ्लोजिन। ये ड्रग्स SGLT2 को इनहिबिट करेंगे, ग्लूकोज आपके यूरिन में लॉस हो जाएगी, साथ सोडियम भी लॉस होगा। तो क्या ग्लूकोज यूरिन लॉस होने से बीपी बेहतर होगा? जी सर। हार्ट फेलियर पेशेंट में देते हैं। शुगर ना भी हाई हो, अगर दिल वाले मरीज को ना भी शुगर हो, तो ये ड्रग्स हम दे देते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। या डायबिटिक पेशेंट हो और हार्ट फेलियर हो, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, ग्लूकोज भी जी लो कर देंगे, बीपी भी लो कर देंगे। अच्छा, उसके बाद डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव और कार्डियक पेशेंट हो, तीनों पेशेंट में बहुत अच्छी ड्रग है। बीपी भी मैनेज करेंगी, हार्ट फेलियर भी बेहतर होगा, और अल्लाह थोड़ा भला करे की मैं दस ग्लूकोज भी बेहतर होगा। साइड इफेक्ट क्या है, बड़ा फेवरेट सवाल है। जब ग्लूकोज यूरिन में आएगी, आप लोग मुझे बताओ, यूटीआई होने का रिस्क है? जी सर। यस सर। पेशाब वाली नाली का इन्फेक्शन हो जाएगा। अक्सर फीमेल्स को वजाइना के अंदर कैंडिडियासिस हो जाती है, वजाइनल कैंडिडियासिस हो जाती है, वजाइना में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको पेपर में आ जाए, एक बंदा है, सॉरी बंदी है, और वो शुगर की दवाई ले रही है और उसको वजाइनल कैंडिडियासिस हो गई है, बताओ शुगर की कौन सी दवाई लगाओगे आंसर में, अगर फीमेल को वजाइनल कैंडिडियासिस हो जाए? SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर, कैना, डापा, एम्पा। अच्छा, पेपर में ना मिक्स हो जाती हैं ये दवाइयां, आपको भूल जाएंगी यार। वो मैंने बताया था, जो एंजाइम को जाके लिपट जाएंगी, लिपटने से क्या मुराद है, जुड़ जाना। जो एंजाइम DPP4 को जाके लिपट जाएंगी, वो कौन सी है, लिप्टन। ग्लिप्टिन। लिप्टन। लिपटने से याद रखना, ये जुगाड़ है। अच्छा, अब दूसरा जुगाड़ क्या है, ये जो ड्रग्स है, ये इनके लफ्ज में आया ग्लिफ्लो, वर्ड आया ना ग्लिफ्लो। हम एक पंजाबी में वर्ड कहते हैं, जो लोग पंजाबी हैं वो ज्यादा अच्छा समझ आएंगे। हम कहते हैं यार तू लिफ जा, लिफने से क्या मुराद होता है कि तुम नीचे हो जाओ, होता है ना वर्ड लिफ जाना, नीचे हो जाओ। तुम अब आप लोगों को जिनको पंजाबी नहीं आती, मैं उनको क्या समझाऊं, आगे चलो।
नेक्स्ट लिखो जी। तो ये पेपर में 100% आपको मिक्स होंगी, जरूर याद रखना कि हाँ। चलो एक और अच्छा आपको जुगाड़ बताता हूँ। ग्लिफ फ्लो, फ्लो फ्लो ऑफ यूरिन, याद रखना जी ब्रोस। क्लियर आप? जी सर। तो फ्लो इन यूरिन, ग्लिफ फ्लो, फ्लो, ठीक है। तो ये यूरिन के अंदर। अच्छा, उसके बाद आखिरी ड्रग है जी, ये मुझे एनएलई में सवाल आया था। इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज इन अब्जॉर्ब होने दें, एकाबोस, एकार्बोस। ये ड्रग क्या करती है? और मिगलिटोल, ये दो ड्रग्स, ये इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं होने देते। मिगलिटोल एंड कार्बोस। इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम आता है ग्लूकोसिडेज, ग्लूकोसिडेज, ये इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम आता है। ये एंजाइम क्या करता है? जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो लेकिन इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन तो कम हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज इंटेस्टाइन के अंदर रहेगी तो बैक्टीरिया को तो मौका मिल जाएगा ना ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करने का, कि नहीं? जी तो उससे क्या होगा? साथ वाले का जीना हराम होगा। यस और नो? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। जी सर। यस, नहीं बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ नहीं। वैसे ही जब ग्लूकोज इंटेस्टाइन के अंदर रहेगी, फर्मेंटेशन होगी, तो क्या हवा खारिज होगी ज्यादा? जी सर। इसका साइड इफेक्ट क्या है जी? फ्लैटस, ब्लॉटिंग, पेट फूल जाएगा, गैस हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। बाकी आ गया मैं आप लोगों को वो मेथिमाजोलोल प्रोफाइल था ये सर, वो करवा दिया था ना मैंने आप लोगों को। यस सर। और थायरॉक्सिन भी करवा दी थी कि थायरॉक्सिन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में देते हैं। उसके बाद एक और चीज लिख लो, ये मैंने आपको ये भी बता दिया था, डिमिक्लोसाइक्लिन एडीएच चैप्टर को ब्लॉक करती है। कहाँ पे देते हैं डिमिक्लोसाइक्लिन को? एसआईएडीएच में। आगे लिख लो डिमिक्लोसाइक्लिन, आगे यूज लिख लो इन एसआईएडीएच, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन नहीं बनता, तो उसमें हम बाहर से एडीएच जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेस्मो, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेशन। डेस्मोप्रेसिन जो है वो कहाँ पे देते हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में। और कहाँ पे देते हैं बाय द वे डेस्मोप्रेसिन? अरे इसके अंदर एक नॉन बिल्बर्ट के अंदर भी इसको नहीं देते। अच्छा, तो नहीं, डेस्मोप्रेसिन यूज कहाँ पे करते हैं? हीमोफीलिया ए में भी यूज करते हैं। ये हीमोफीलिया के बच्चे, ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। अगर आपको आ जाए ना सिकल सेल हीमोफीलिया, में भी सर। हीमोफीलिया में भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ सब वो हाइड्रोक्सी यूरिया होती है। अच्छा, डेस्मोप्रेसिन जो है वो हीमोफीलिया ए में भी देते हैं, वो वॉन विलिब्रेंड डिजीज में भी देते हैं। ये आप रटा मार लो, हेमाटोलॉजी में पढ़ेंगे। वॉन विलिब्रेंड डिजीज, क्या मसला है यार, फिर वो याद आ रहा है। वॉन विलिब्रेंड डिजीज, वॉन विलिब्रेंड डिजीज एक सवाल, एक एक चीज याद कर लो तो पेपर च कदी नहीं भूलोगे। लड़की आए 15-16 साल की, कि डॉक्टर साहब मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, वो तो हमें भी आ सकता है, अक्सर लोगों को आता है। वो साथ ये कहे डॉक्टर साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग बहुत होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग मुझे 10-10 पैड लगाने पड़े। अगर एक यंग लड़की जो भी जवान हुई है और उसको अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत ज्यादा आता है, सबसे पहले पेपर में क्या सोचोगे? वॉन विलिब्रेंड ऑन डिजीज। बिल्बर्ट। वन विलिब्रेंड। ये जुगाड़ है, याद रखना। यंग गर्ल प्रेजेंट टू यू विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया जिसे हम कहते हैं। तो आप वन विलियमेंट तो क्या दोगे? वन विलियमेंट डिजीज में भी क्या लगाओगे पेशेंट को? डेस्मोप्रेसिन। हेमाटोलॉजी में आपको बताऊंगा व्हाट इज मैकेनिज्म। तो डेस्मोप्रेसिन, ये 3 जगहों पे सवाल आएगा, एक सवाल पक्का आपको एनएलई में आना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी?
आगे है जी, अगर एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाए, हम बाइट से उसकी जगह क्या देते हैं? सर जी फ्लड्रोकॉर्टिसोन। हाँ जी, सर जी वो इसलिए देंगे कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से। हाँ जी, वो फैक्टर 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ निकल। एंडोथियस सेल्स के अंदर होता है ना फैक्टर 8, तो उसको बाहर निकालती है। ओके सर। ठीक है, तो फ्लड्रोकॉर्टिसोन, ये एडीएच रिसेप्टर्स को, ये फ्लड्रोकॉर्टिसोन एल्डोस्टेरोन ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं बेसिकली। ये एक्सोजीनस, अगर किसी में एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो तो उसमें फ्लड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। तो फ्लड्रोकॉर्टिसोन कहाँ पे देते हैं? ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन एनालॉग है, उनमें देते हैं जिनमें प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो। सेकेंडरी और टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आप लोग मुझे ये बताओ, एल्डोस्टेरोन कम हुआ था सेकेंडरी और टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में? कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल उसमें सिर्फ कॉर्टिसोल इफेक्ट हुआ था। तीनों एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, ये तीनों किस में इफेक्ट हुए थे? प्राइमरी में। हाँ, याद रखना, तो इसको प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में देते हैं। लेकिन सीधी जी गल, ब्लड कॉर्टिसोल होंगे, एल्डोस्टेरोन ही है ना बेसिकली ये। तो क्या सोडियम ज्यादा होके, वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब करके, एडीमा ज्यादा करके बीपी हाई कर सकते हैं? सब कुछ, एडीमा, हार्ट फेलियर, बीपी हाई। यस यस सर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस की कंडक्शन करती है। ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है? अगर किसी फीमेल की फॉर एग्जांपल लेबर चल रही है, लेबर मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, वो प्रोसेस रुक गया है, लेबर डिले हो गई है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं कादिश लेबर्स, यूट्रस के कंट्रैक्शन के लिए। और ऑक्सीटोसिन हम पोस्टपार्टम हेमरेज में भी देते हैं, पीपीएस, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो उसके बाद आ जाइए आगे। हाँ, अब हमने पढ़ा था फास्फेट को अब्जॉर्ब होने से रोकना है सीकेट डिजीज में। फास्फेट बाइंडर्स कौन कौन से होते हैं? ये देखो आप लोग, कॉमनली जो 2-3 यूज होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम एसीटेट। नीचे क्या लिखा हुआ है? लैंथेनम, LNTHANUM। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? सेवलेमर, SCVALAMER। ये 3 लिख लो, कैल्शियम एसीटेट, लैंथेनम, सेवलेमर। अच्छा, हम मेरी गल सुनो, एक छोटी जी एक लाइन है वो आप लोगों ने लिखनी है, ये 3 लिख लो बस, कैल्शियम एसीटेट, लैंथेनम एंड सेवलेमर। अच्छा, अब ये एक छोटी सी बात ये है, वो ये है कि देखो मेरी गल सुनो, अगर कैल्शियम एसीटेट देंगे तो ब्लड में फास्फेट कम होगा, यस और नो? यस सर, कम होगा। लेकिन ब्लड कैल्शियम थोड़ा बहुत ब्लड में तो जाएगा ना, तो फास्फेट कम होगा और कैल्शियम इंप्रूव इंक्रीज होगा, आई होगा। इंक्रीज होगा। इसका मतलब कोई ऐसा सीकेडी का बंदा जिसका फास्फेट ज्यादा हो, कैल्शियम कम हो, उसमें कैल्शियम वाला आंसर लगाओगे कि इससे कैल्शियम बेहतर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फास्फेट नीचे आ जाएगा। लेकिन कुछ सीकेडी में आप ये भी देखोगे, उनका कैल्शियम पूरा होता है, सिर्फ फास्फेट हाई होता है। तो अब आपने सिर्फ फास्फेट लो करना है ताकि कैल्शियम को कुछ ना हो, तो फिर ये दो लैंथेनम एंड सेवलेमर, इन 2 के देने से फास्फेट सिर्फ कम होगा, क्योंकि इनमें तो कैल्शियम तो है नहीं, इसलिए ये दोनों देने से कैल्शियम हाई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसमें सिर्फ फास्फेट हाई है, उसको टारगेट करना है, फिर लैंथेनम और सेवलेमर दो। इससे क्या होगा? फास्फेट लो होगा, कैल्शियम इफेक्ट नहीं आएगा। समझाई गल दी? जी सर। जी सर। ए सी जी ਤੁਹਾਡੀ एंड हो, कितने परसेंट समझ आई है किसको? उसको पर अच्छी आ गई है समझ। 80% आ गई है सर। 70% बाकी हम आप कर लो। अरे हाँ जी, क्या कह रहे हो ब्रदर? सर में स्टेरॉइड्स करवाने आपने इसमें?
स्टेरॉइड्स। आगे आ जाएंगे कहीं ना कहीं, उसमें मस्कुलोस्केलेटल में वो आएंगे ज्यादा। तो प्रोज ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है, मैं तो बोल खप गए। सर हम लिख लिख के कितने पेज हुए हैं? तो मुझे देखने में कुछ ऐसा नहीं गया। 24 पेज हुए हैं सर जी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, एनएलई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो मुराद ही है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। बड़े कॉमन लोग हैं, आपने के घरों में आपने देखे होंगे मोटे लोग, बहुत मोटे लोग देखे ना आपने अपने घरों में, होते हैं सबके। मेरा बड़ा भाई बहुत मोटा है, तो इसका मतलब मैं उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रख सकता हूँ? वजह वजह ये है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनका पेट बहुत मोटा होता है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल ओबेसिटी। बाकी जिसमें इतना मोटा नहीं होता जितना एब्डोमेन मोटा होता है। ये देखो, इस तरह के ये जो स्पेशल किस्म के नमूने से होते हैं। तो ये देखो ना, बाकी जिसम हो ना हो, ये देखो, ये तो फीमेल ही होता था, अच्छा था, कम से कम कोई उम्मीद तो होती इससे। तो क्लियर है, क्लियर है। ये देखो, ये है एब्डोमिनल ओबेसिटी। बाकी बंदा पूरा पतला है, सिर्फ पेट बाहर निकाला हुआ है। तो ये है एब्डोमिनल ओबेसिटी। तो अच्छा, एब्डोमिनल ओबेसिटी होगी। उसके बाद हाई बीपी, ये में मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है। आप देखोगे हमारी सोसाइटी तो फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भरी पड़ी है। हर कितने मोटे लोग फिर रहे हैं, बीपी हाई है उनके, ठीक है, और शुगर साथ उनको हुई हुई है, ब्लड शुगर हाई है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, डिसलिपिडीमिया। अक्सर आप लोग मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, क्या मोटे लोगों को आपने बीपी हाई नहीं अक्सर सुना, बीपी हाई रहता है? यस और नो? यस यस सर। सर। क्या मोटे लोगों की अक्सर शुगर हाई नहीं होती? यस सर। क्या मोटे लोगों को आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाओ, ट्राइग्लिसराइड ब्लड में चेक करवाओ, क्या लिपिड्स का लेवल हाई नहीं निकल आता? जी सर। इसका मतलब ये हमारे घरों में भी है, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटा, उसके बाद बीपी हाई, उसके बाद लिपिड्स का लेवल डिस्टर्ब, और शुगर पे कंट्रोल नहीं। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ओबेसिटी की वजह से। बस ठीक है। ओबेसिटी कंट्रोल करो, बीपी भी लो। ओबेसिटी कंट्रोल करो, इंसुलिन का भी असर होगा। ओबेसिटी कंट्रोल करो, लिपिड्स खुद ही डाउन हो जाएंगे। ये सब की जड़ क्या है? वो जो ओबेसिटी। फोटो थी, वो थी सब की जड़, वो पेट पे चर्बी। एक चीज याद रखना, बंदा पूरा मोटा हो, एक लोग होते हैं ना पूरे पूरे ऊपर से भी इतने इतने मोटे होते हैं, एक होते हैं सिर्फ जिनका पेट निकला होता है। वो जो फोटो वाला था, फोटो वाला बंदे का सिर्फ पेट मोटा था ना, अब्डोमिनल ओबेसिटी थी ना उसे बस, बाकी तो वो मोटा जी नहीं था सर। ना। जी। ये ज्यादा डायबिटीज के इनको रिस्क होता है। बंदा पूरा मोटा हो ना, उसको उतना डायबिटीज का रिस्क नहीं है जितना पेट मोटे वाले को डायबिटीज का रिस्क होता है। तो जनरलाइज ओबेसिटी वाले को ज्यादा डायबिटीज का रिस्क है, या सेंट्रल ओबेसिटी वाले को? इसे सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी वाले को, जिनके पेट निकले हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं डायबिटीज के। पूरा मोटा बंदा उतना डायबिटीज के रिस्क पे नहीं है।
क्लियर हुई बात, समझ आई? जी सर। तो क्योंकि जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो पेट की चर्बी से ज्यादा होती है, वो क्योंकि वहां से डायरेक्ट लिवर में जाता है सब कुछ, एब्डोमेन की चर्बी से लिवर में डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। अच्छा आगे लिखो जी। इसमें जो क्राइटेरिया हो क्या होता है जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, कब हम कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में? पेशेंट की वेस्ट देखनी है। अब मेरी वेस्ट तो 32-33 है, मतलब जो पैंट बांधने की वेस्ट है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वेस्ट जो होती है लोगों की 40 से ऊपर होती है। 40 इंच, 40 इंच वेस्ट बहुत होती है मेल में, और फीमेल में 35 इंच, फीमेल में 35 इंचेस और मेल की 40 इंच से अगर ऊपर हो, इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, कि मेल दी वेस्ट 40 तो होते चल जाए, फीमेल दी 35 तो होते चल जाए। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज्यादा हो मिलीग्राम पर डेसिलीटर। ट्राइग्लिसराइड 150 को क्रॉस कर जाए, 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। तीसरा पॉइंट HDL, ये अच्छी कोलेस्ट्रॉल होती है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। अगर ये 40 से कम हो जाए, उसके बाद 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट BP 130/85 से ऊपर हो। अगर किसी का पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/85 से ऊपर है तो वो हाइपरटेंसिव है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/85 से ऊपर होता है तो वो हाइपरटेंसिव है। 4 पॉइंट्स हो गए। और एक बंदे की शुगर बेशक नहीं है, लेकिन उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 प्लस आए, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 प्लस आए, तो कितने पॉइंट्स हो गए? इसका मतलब मोटा बंदा हो लाजमी नहीं है उसे शुगर हो, बेशक उसकी 100 से ऊपर भी शुगर आ रही है, ये अलार्मिंग है, उसको अपने मोटापे पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कितने पॉइंट्स हो गए ये टोटल? 5 5 5 इनमें से कोई 3 पॉइंट हो जाए उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेरी शुगर भी 100 से नीचे है, मेरा BP भी ठीक है, मेरा HDL भी ठीक है, मेरा ट्राइग्लिसराइड भी ठीक है, मतलब मैं नहीं हूँ। अब आप लोग खुद अपने आप को सेल्फ सर्च कर लें कौन मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली कैटेगरी में आ रहा है। ट्रीटमेंट क्या है जी? बहुत सारे अंदर आ रहे होंगे, तो मैंने आपको देखा तो नहीं हुआ, आई डोंट नो। एक दिन ना एक स्टूडेंट सर शेख जायद पॉइंट में ना, नंबर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन एक स्टूडेंट शेख जायद में ना फिर रहा। मैं कहूँ यार ये लड़का मुझे एक लड़का था और एक लड़की थी, कुछ स्टूडेंट थे वो हाउस जॉब के लिए आए हुए थे। मैं कहूँ यार ये मुझे क्यों घूर घूर देखी जा रहे हैं। मैं अनाया होने लग गया कि यार ये मैं एनु जा रहे थे मगर मगर मैं एनु जा रहे थे पीछे पीछे, मैं अपने कामों में बिजी था, वो आपके पीछे पीछे एक बंदा फिर रहा हो तो आपको फिर आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा आपको फॉलो कर रहा है। अच्छा मैं ना फिर मुझे फिर गुस्सा आया कि यार ये कौन है, तो मैं उनको पूछ लिया, मैं कहा कौन हो यार आप लोग? वो कहते सर हम आपसे पढ़ते रहे ऑनलाइन। मैं कहा यार कम से कम 10 ही दो, मेरे पीछे पीछे जो तुरी पड़ दो मेरी पूछल फाड़ के, मैंने 10 तो दो ना कि तुम मेरे को पढ़ते थे। तो वो पढ़ते थे कुछ साल के पहले, तो इसलिए मुझे तो आप लोगों की शक्लें भी नहीं याद आप लोग। तो नेक्स्ट लिखिए जी, ट्रीटमेंट क्या है जी? तो ट्रीटमेंट है जी, सबसे पहला काम डाइट कंट्रोल नहीं है, हलवे पे कंट्रोल नहीं है सबसे पहला हार्मोन काम। सर कावा पीना फर्स्ट लाइनर। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपने क्या कहना है? कॉमन बेबी, भागो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, वजन कम करो। जहां पे फिर थोड़ा सा बंदा ढीला हो, फिर आपने उसे क्या मोटिवेट करना है सामा? ना हार्मो कावा सर की फिर भागना है यार एक ते भारत बंदा के चार इड्डी भी बैकवर्ड इलाके तो ना होवे फिर कावे से सुई अड़ी। चलिए आगे लिखें जी। तो चक्कर ये लोग वेट कह रहा है लॉस, तो समझ गया। डाइट, एक्सरसाइज, दिस इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो
बाकी मेटफॉर्मिन भी फिर दे सकते हैं लोगों को, उससे फिर सब कुछ बेहतर होगा। मेटफॉर्मिन से ब्लड शुगर लेवल भी और वेट लॉस भी, और फिर एंटी हाइपरटेंसिव सर। ये सारी चीजें आप लोगों ने जरूर जहन में रखनी है, याद रहेगा जी। यस सर। यस सर सर। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग यस सर। गल तो सुन लो यार मेरी, अब आप लोगों की मर्जी है। आप लोग बेशक पेपर के लिए नोट्स प्लस ये बुक में से अब एंडो पढ़ लेना, इससे भी आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, या बेशक नोट्स प्लस फर्स्ट ईयर पढ़ लेना, एक ही गल ना, या फिर आप ये बेशक पढ़ लेना। क्लियर है ब्रोस? जी सर। नोट्स के साथ ये बुक देख जरूर कर लेना। एक और ये है, लेकिन ये ना करना, ये आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगी, फिर ज्यादा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यूएसए में दी मास्टर दी बोर्ड ना, तो सबसे बेस्ट है नोट्स करो साथ साथ। तो किडनी आज करनी स्टार्ट के कल करनी? थैंक यू सर यार। कल करते हैं। नस कल जो सर जी। नस जो, अल्लाह हाफिज़।